तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले तो जय हिंद। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, बस जय हिंद। देखो यार, एक बात जिंदगी में बोली जाती है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। और ये बात जो है वो इस इंसान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये जो इंसान है इसका नाम बताइए क्या है। मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे। इनका नाम है अंकित। इन्होंने एक चैलेंज बेसिकली लिया जिसमें बोला 75 डे का हार्ड चैलेंज था ये। इन्होंने फर्स्ट डे से 75 डे को इतने सटीक तरीके से किया कि इनको जो है आज की डेट में हर एक इंसान जान रहा है। आज की डेट में ये एक ऐसे इंसान है सोशल मीडिया पर जो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए, और शायद ही इनका कोई हेटरेट होगा आज की डेट में जो इनको हेट कर रहा होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं इस इंसान के बारे में, इस इंसान ने ना तो कोई वल्गैरिटी फैलाई, ना ही किसी को किसी तरीके से गलत बोला, ना ही किसी का मजाक उड़ाया, और ना ही कुछ भी किसी तरीके से किसी इंसान को बहकाया। और बिल्कुल इस सिंपलिस्टिक वे में इस इंसान ने अपना टारगेट अचीव किया है। और आज की डेट में इसको देखकर मतलब इतने सारे लोग जो हैं आज की डेट में ये चैलेंज लेने बैठ गए हैं। मतलब इतने लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है जिसकी कुछ हद नहीं है। दुनिया भर के चैनल बन चुके हैं आज की डेट में यूट्यूब पर, वो भी इन्हीं को फॉलो करते करते। तो ये होता है यार असली अगर बोले तो इन्फ्लुएंसर, जिसने अपनी पॉजिटिविटी से लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि वो अपनी बॉडी को बनाए, अपने शरीर को अच्छा करे। तो इस तरीके का इन्फ्लुएंसर दुनिया में इंसान को बनना चाहिए, ना कि पैसा कमाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हुए आप लोगों को हजारों लोग मिल जाएंगे आज की डेट में। पर इस बंदे ने जो चेंज किया है ना, मतलब माइंड ब्लोइंग यार। जिस तरीके से आज की डेट में इस बंदे को फॉलो किया जा रहा है वो नेक्स्ट लेवल का है। जिस तरीके से इन्होंने अपना पूरा टारगेट अचीव किया है और एक एक दिन को डिसिप्लिन के वे में पूरा फॉलो किया है। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो कल इनका जो है 75 डे का जो चैलेंज था वो कंप्लीट हुआ है। तो यार देखो, जिंदगी में ना हमेशा उस इंसान को फॉलो करने की कोशिश करो जो आप लोगों को लगे कि आप लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। फालतू की बकवास और उल्टी सीधी हरकतें करने वाले हजारों लोग मिलेंगे, फ्री में फेम बटोरने वाले उल्टे सीधे कपड़े पहनकर। आप लोगों ने देखा हो कई सारे एक्टर्स हैं आज की डेट में जो कि उल्टे सीधे कपड़े पहनकर आती हैं और अपने आप को फेमस करने के लिए पता नहीं क्या क्या हरकतें करती हैं। टैलेंट थोड़ी ना होता है उल्टे सीधे कपड़े, कोई भी पहन लेगा। तुम्हें क्या टैलेंट है कि तुमने छोटे छोटे उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए और दिखा रहे हो कि मतलब मैं जिसका नाम लेना नहीं चाह रहा, आप समझ गए होंगे कि वो एक कैसी कैसी हरकतें करती घूमती है। चलो जो भी है, पर लेकिन इनकी पॉजिटिविटी देखो आप लोग। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोग सीख सकते हैं और बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर इनसे आगे बढ़े हुए हैं। बताइए आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ पर ये चैलेंज ले रहा है और इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा। बताइए, देखता हूँ आप में से कितने लोग जो हैं वो आगे आते हैं। बाकी आज का जो बैलेंस डाइट है बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप लोगों को मजा आ जाएगा, बिल्कुल आप लोगों की सेहत बना देगा, ऐसा ये आप लोगों का देखने को मिलेगा। प्यार से आप लोग इसको INA बोलते हो, यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग में एक मोटिवेशन कोटेशन देखेंगे। इसके बाद में ये जो आर्टिकल है ना, इसको देखने के बाद में इसके ऊपर लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आप लोगों के चक्षु खोलेंगे। ये जो आर्टिकल है आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खासकर फीमेल के बारे में बात की जा रही है। बहुत ही अच्छा एनालिसिस है, मजा आने वाला है सुनकर। डार्क पैटर्न क्या होता है, जिस दुनिया में आप लोग बैठे हो उसको कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक डार्क पैटर्न है, इसके बारे में बात की जा रही है। क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को अपनी जिंदगी में इससे सीखना चाहिए वो यहाँ पर बताऊंगा। G20 की हेल्थ के बारे में बात करना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट लेवल का आर्टिकल है। कोणार्क जो व्हील है आप लोगों को देखने को मिलता है G20 की मीटिंग में, जो पीछे बेसिकली यहाँ पर सब मिलाकर हाथ मिला रहे थे आकर, तो उस पर्टिकुलर चक्र के बारे में बात की जा रही है। ये हिस्ट्री का एक कल्चरल क्वेश्चन बनेगा। और हमारा जो बेसिकली फ्लैग है उसमें जो आप लोगों को चक्र देखने को मिलता है जिसमें 24 जो तिल्लियां हैं बेसिकली वो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कोणार्क के टेम्पल से ली गई है। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में जानेंगे। शांति स्वरूप भटनागर, ये एक अवार्ड है, किसको दिया जाता है बताइए? ये एक्टर्स को दिया जाता है, क्रिकेटर को दिया जाता है, साइंटिस्ट को दिया जाता है, किसको दिया जाता है बताइए? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जानेंगे आखिर क्या मुद्दा है पूरा। एक काफी इंटरेस्टिंग नेशनल पार्क भी देखेंगे इसी के साथ में। और इसी के साथ में यहाँ पर एक GI टैग जो काफी इंटरेस्टिंग है। खासकर आप लोगों को यहाँ पर वो नहीं कहते कि दलिया बनाने का नया तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है अच्छे से समझेंगे इसको। इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप के बारे में जो यहाँ पर एक कनेक्टिविटी की बात की जा रही है उसका थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट साइट के बारे में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कराऊंगा आप लोगों से। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर जुगनू से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और ये टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया, तो जानेंगे। ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के चक्षु खुलेंगे। 3 तरीके की इकोनॉमी बताऊंगा, एक लीनियर, दूसरा है बेसिकली जो एक तरीके से ना एक बोलते हैं कि रीयूज कर लेना चीजों को, ठीक है, और एक होता है साइक्लिक। तो तीनों में क्या डिफरेंस है क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से। कई सारे क्वेश्चन भी होंगे, इससे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने ये आर्टिकल सुने हैं। इसी के साथ में सीसेट का क्वेश्चन होगा, एक नेशनल पार्क जानेंगे, 5 वोकेबलरी होंगी और देखते
देखता हूं आज का एसएलवी कमांडो कौन बनेगा जो सारे क्वेश्चन के डेडिकेटेड एक तरीके से वे में सारे आंसर यहां पर देकर जाएगा। तो मैं देखता हूं आज ये खिताब कौन जीतेगा। यहां पर बड़ी ही शानदार बात बोली गई है। यहां पर बोला गया कि एक सांस सबके हिस्से में आती है, मतलब एक तरीके से आप लोगों से जो सांस लेते हैं वो सबके हिस्से में आती है। और एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी, यहां पर बोला गया एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है और किसी की कट जाती है। मतलब कोई तो जिंदगी शानदार तरीके से जी लेता है और किसी की बस कट रही है जैसे तैसे होकर। अभी एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर बेसिकली मेल किया गया था, मैं उसको पढ़ रहा था, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने बोला कि सर पिछले 2-3 दिनों से मैं अपने घर वालों से पहले उठ जा रहा हूँ, मतलब जब मेरे घर वाले उठते हैं उनसे पहले उठ जा रहा हूँ, तो मतलब एक अजीब सी एक पॉजिटिव सी एनर्जी देखने को मिल रही है शरीर के अंदर में, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, मोटिवेशन सा आ रहा है, मतलब बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है। ये कब हो पाता है? ये तब हो पाता है जब आप लोग कुछ ऐसा कर देते हो जो आज तक आप लोगों ने नहीं किया है। वो बंदा हमेशा लेट उठा करता था, तो अपनी जिंदगी को अगर आप लोग चेंज करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को दर्द हो, आप लोगों को लगे नहीं अच्छा, पर लेकिन उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा ना, सब आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, इसी के साथ में डिसिप्लिन टेस्ट में कितने नंबर आप लोगों के आने वाले हैं जरूर बताना। 5 में से कितने नंबर आएंगे, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपना शेड्यूल बनाना, कल के दिन का एनालिसिस करना, और 1 नंबर मिलेगा वो है वीडियो को लाइक करने का, ठीक है। ये 1 नंबर भी मतलब एक तरीके देखो, ये 1 नंबर भी लोग नहीं ले पाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग कितने आलसी लोग हैं इस दुनिया में। तो इस तरीके से काफी शानदार डिस्कशन लेके चलेंगे। तो हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों जिसका आप लोगों को इंतजार था, ये कोर्स आज सही 11 बजे जो है आप लोगों का पब्लिक हो जाएगा, पर इसके साथ में प्राइस को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन हो रहे थे, तो उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग निकाला गया है। ये शायद आप लोगों को भी सुनकर मजा आएगा। इस कोर्स का जो प्राइस रखा गया है वो है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये सही लग रहा है? एक सब्जेक्ट का अगर 1,000 रुपये भी लगा जाए तो भी 16 बैठता है, 15 रख दिया, सही लग रहा है? नहीं 15 नहीं रखा है, 10 रख दिया गया है। 10 सही है? 10 में भी जो ये प्राइस रखा गया है, आप लोग ये सोचो, ये आप लोगों के लिए जो प्राइस है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो आप लोग सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जैक्ट प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है बेसिकली एक, उन्हें कहते हैं कि इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे एडमिशन होते चले जाएंगे, यानी कि जो सबसे पहले एडमिशन लेगा उसको प्राइस जो है वो सबसे कम मिलेगा, और जो सबसे पहले एडमिशन लेगा उसको जो प्राइस मिलेगा वो आने वाले किसी भी इंसान को वो प्राइस नहीं मिलने वाला है। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे जैसे एडमिशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे प्राइस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो सबसे पहले एडमिशन लेगा उसको सबसे कम प्राइस यहाँ पर मिलने वाला है, और वो प्राइस कितने से स्टार्ट किया जा रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है। गेस करो कितना होगा। इसके अंदर में सारे सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरा का पूरा ईपीएफओ का कोर्स तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। इस लेवल का कोर्स आप लोगों को, और जिस प्राइस में बताने जा रहा हूं वो नहीं मिलने वाला है, पर प्राइस भी जो है वो आप लोगों के चेंज होता चला जाएगा। इसका जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 3999। क्या इतना सा प्राइस? जी हाँ, पर लेकिन कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन क्या है? कंडीशन है जैसे ही 1000 एडमिशन हो जाएंगे, फर्स्ट 1000 एडमिशन के लिए रहने वाला है, 1000 एडमिशन होते ही ये ऑटोमेटिकली चेंज होकर 1000 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 4999। जैसे ही फिर से यहां पर 1000 एडमिशन हो जाएंगे ये बढ़कर हो जाएगा 5999, और इस तरीके से प्राइस बढ़ता हुआ चलेगा। तो यहां पर सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो सबसे पहले एडमिशन लेगा 11 बजे, तो एग्जैक्ट 11 बजे जो सबसे पहले एडमिशन लेगा उसको ये प्राइस मिलने वाला है। जैसे ही यहां पर 1000 बढ़ जाएंगे तो ये 499 हो जाएगा। ये कंडीशन यहां पर अप्लाई की गई है क्योंकि इससे नीचे प्राइस जो है वो सेट नहीं बैठ रहा था, यानी कि इतना नीचे प्राइस जो है वो बैठ नहीं रहा था, पर फिर भी यहां पर ये कास्केडिंग प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि जो सस्ते में चाहता है उसको सस्ते में भी मिल जाए, और इसी के साथ में जो एक कोर्स की कॉस्ट है वो भी निकल जाए। तो याद रखना क्या बोला गया है, 11 बजे एग्जैक्ट जो एडमिशन लेगा उसको ये प्राइस मिलेगा 399। ठीक 11 बजे के बाद में मान लीजिए 11:30 बजे 1000 बच्चों का एडमिशन हो गया तो तुरंत ये प्राइस जो है 11:30 बजे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 499। मान लीजिए 12 बजे तक यहाँ पर 1000 बच्चों का और एडमिशन हो गया तो ये प्राइस हो जाएगा 599, और ऐसे ये प्राइस जो है वो 10,000 तक पहुंचेगा और 10,000 पर जाकर ये प्राइस जो है वो रुकेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कंडीशन। अब आप लोग देखना 11 बजे एग्जैक्ट इसको पब्लिश किया जाएगा,
तो यहाँ पर किस तरीके से आप लोग एडमिशन लेना आप लोग डिसाइड कर लेना अपने आप से। फिर ये मत बोल देना कि सर डिस्काउंट नहीं दिया। ये सोचो कि 10,000 के कोर्स पर आप लोगों को 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, पर लेकिन वो है अगर आप लोग यहाँ पर टाइम से पहुंचोगे तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हम तो ईपीएफओ का ऑलरेडी बैच ज्वाइन किए हुए थे, हमारे लिए क्या किया गया है। ये जो भी प्राइस आप लोग का रहेगा उस टाइम पर, उस प्राइस का 50% आप लोगों को देना है। यानी कि जो ऑलरेडी ईपीएफओ के बैच में थे, जैसे यहां पर अगर ये 4,000 है तो आप लोगों को 2,000 देना है। ये ओल्ड स्टूडेंट है, जो ईपीएफओ वाले कोर्स के ओल्ड स्टूडेंट है, या फिर एसएलवी के एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स ले रखा है आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को छोड़कर, यानी कि टेस्ट सीरीज को छोड़कर आप लोगों ने कोई भी अगर कोर्स ले रखा है तो आप लोगों को 50% का डिस्काउंट यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर ये कोर्स हो गया 4,999 का तो आप लोगों को यहां पर उसका 50% मिलेगा, 5,999 का हो गया तो उसका 50% मिलेगा, और इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अगर ये कोर्स 10,000 का हो गया तो आप लोगों को 5,000 का मिलेगा, ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि चेंज दोनों के लिए होगा, कोर्स के हिसाब से जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी वो चेंज होता चला जाएगा। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस टाइम एडमिशन लेते हैं। एग्जैक्ट 11 बजे पब्लिश हो जाएगा, तो ये बात अब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैंने किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है, जिसको लग रहा था कि सर इतना कम प्राइस होना चाहिए, मैक्सिमम लोग बोले थे कि सर 6-7 हज़ार रख देना। अब ये 3,999 है, पर लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन इस प्राइस को जो है वो ले पाता है। ये मत बोलना कि फिर डिस्काउंट दे देना, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख कर चाहे लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, चाहे इसको बेसिकली जो बोल रहा हूं यहां पर, ये प्राइस फिर इस कोर्स पर जिंदगी भर नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। ये जो डिस्काउंट रहेगा ना, ये वाला इस पे कभी नहीं मिलने वाला है। इवन ये वाला भी कभी नहीं मिलने वाला है, ये वाला भी मुझे लगता है कभी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर ही मिलेगा जो प्राइस सेट होगा, इससे ऊपर ही प्राइस सेट होगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। तो ये बात ध्यान रखना, फिर मत बोलना कि सर बताया नहीं था। तो ये बेसिक है इन्फॉर्मेशन, 11 बजे एग्जैक्ट ये रहेगा। अगर 11:15 पर अगर 1,000 का एडमिशन हो जाता है तुरंत ही हो जाएगा। अब सोच लेना आप लोग क्या करना है, ये है आप लोगों के सामने। और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको क्या करना है, अब उनके लिए उनको किस तरीके से 50% डिस्काउंट लेना है। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है, और कूपन कोड है SLV50। ये ओनली उसके लिए एप्लीकेबल होगा जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर रखे हैं, यानी कि बाहर वाला कोई इसको यूज कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वहां पर। तो इतना सारी चीजें मुझे लगता है कि इतने कम प्राइस में अगर कोई दे दे तो मैं फ्री में बांट दूं इसको। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये सारी चीजें आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में सारी की सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग कंप्लीट मिलेंगे। जितनी जल्दी चाहे सारे के सारे लेक्चर आप लोग निपटा सकते हो, मजे में, वो भी एक तरीके से, ठीक है। तो याद रखना जो बताया, 11 बजे एग्जैक्ट तैयार रहना। फिर मत बोलना कि सर लेट हो गए और मुझे डिस्काउंट दे दो। अलग से किसी की कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ये मैं आप लोग को बोल दे रहा हूं, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, शादी का लड्डू खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। आज इसी लड्डू की मिठास और कड़वाहट मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। अब आप लोग डिसाइड करना कि मीठा है कि खट्टा है, पर लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर लड्डू को खाने से पहले आप लोग डिसाइड जरूर कर लेना कि खाना है कि नहीं खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि शादी नहीं करनी है, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है मुझे ब्लेम करते हैं कि सर ऐसा है कि आप शादी नहीं करने दोगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे डेटा के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रेजेंट किया गया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें सरकार की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी है, जिसने अपना डेटा प्रस्तुत किया है। इस डेटा में क्या बताया गया है, ये देखकर भी मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो मदर हैं वो भी एक हाउस वाइफ है। जब कोई ऐसा डेटा सामने निकल कर आता है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से झकझोरता है, जब अपने साथ में आप लोग उसको कोरिलेट कर पाते हो। तो अभी क्या बोला इस डेटा के द्वारा कि अभी हमारे देश में जितनी महिलाओं की जान गई है यहाँ पर, उसमें से 50% वो थी जो कि हाउस वाइफ थी। तो ये बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो डेटा है, ये डेटा इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो बताता है कि महिलाओं की कंडीशन कैसी है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर देखने को मिलती है। किन किन कंडीशन में, एक तो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव कंडीशन रहती है उनके साथ में घर पे, मतलब एक तरीके से माहौल जो रहता है उनकी एक भी नहीं चलती है। खासकर जो हस्बैंड रहता है वो कंट्रोलिंग नेचर का रहता है। किस किस तरीके से कंट्रोल करता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को पता चलेगा कितनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बातें बताई गई हैं। और इसी के साथ में लिमिटेड फ्रीडम रहती है। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, अगर उनको डॉक्टर के पास में जाना है या फिर और भी कहीं किसी के पास में मिलने जाना है तो भी यहाँ पर कोई पर्सन साथ में है कि नहीं है। आप लोगों को याद होगा अब तक भी हमारे देश से अगर कोई मुस्लिम महिला बाहर, अगर सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना अगर घूमने जाती थी तो उसको अपने हस्बैंड या फिर किसी मेल मेंबर से परमिशन लेना काफी ज्यादा जरूरी था। ये ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। हालांकि रिसेंटली अभी उसके अंदर में चेंज किया गया है, पर लेकिन वो काफी लार्ज स्केल पर एक महिला के माइंडसेट पर इंपैक्ट डालती है
और पुरुष प्रधान सोसाइटी में पुरुष को एक अपर दर्जे का इंसान दिखाती है कि जो भी करना है इस इंसान की परमिशन से करना है, जो कि कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है उस महिला के दिमाग पर जो कि एक प्रोग्रेसिव थॉट रखती है और कुछ अच्छा कर सकती है अपनी लाइफ के अंदर में। द हिंदू न्यूज़पेपर की मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगती है और इसके लिए इस न्यूज़पेपर को अवार्ड भी दिया गया था कि जब भी समाज में कोई ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, तो उसके लिए हर बार जब भी कोई न्यूज़ ये छापते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं आप लोगों को कि अगर कभी भी ज़िंदगी में ऐसे गंदे ख्याल आने लगे कि अपनी जो है बेसिकली जान गंवाने वाले, तो उस टाइम पर 200-555-21111, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नंबर है और मंडे टू सैटरडे 8 AM to 10 PM यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर नंबर आप लोगों ने देखा होगा हर बार जब भी कोई ऐसा आर्टिकल इनके द्वारा शेयर किया जाता है। अब जो भी डेटा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, खुद सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें से एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके द्वारा एक डेटा प्रस्तुत किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुका है, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है इससे यहां पर डेटा उठाया गया। और दूसरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये फिर से सरकार का डेटा है जो यहां पर ये पूरा डेटा बताता है कि कंडीशन क्या है यहां पर। अब क्या है, पहली टेबल यहां पर है आप लोगों के सामने, टोटल मिलाकर ऐसी 5 टेबल आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5। अलग अलग टेबल में अलग अलग डेटा बताया गया है जो कि आप लोगों को एक सिचुएशन क्या है महिला की समाज के अंदर में वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जो टेबल नंबर 3 है वो देखकर तो आप लोग रियलिटी में अपने समाज का अंदाजा लगा पाएंगे और आप लोग भी खुद फील करना, खासकर ये बात लड़कियों को और महिलाओं के लिए बोला जा रहा है कि क्या आप लोग भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये जब टेबल डिस्कस करूंगा तब आप लोग जरूर बताइएगा कि ऐसा कुछ क्या आप लोगों को भी देखने को मिलता है। अभी कंडीशन समझिए पहले टेबल नंबर 1 के बारे में। टेबल नंबर 1 में क्या डेटा रखा गया है यहाँ पर, यह बोला गया कि जो भी महिलाओं की जान जाती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अभी 2021 का डेटा लेटेस्ट इन्होंने यहाँ पर रखा है, तो इसमें 2021 में 45,026 महिलाओं की जो जान गई है उसमें से 51.5% यानी कि 50% से भी ज्यादा जो थी वो हाउसवाइफ थी। तो ये काफी चौंकाने वाला डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये 50% का आंकड़ा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा हर जगह, 2020 में भी, 2019 में भी, 18 में भी, 17 में भी, 16 में भी और यहाँ पर 15 में भी। 14 में कुछ अच्छा था यहाँ पर कि हाँ कम थी, पर लेकिन यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ जो डेथ है वो यहाँ पर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आई है और 45,000 यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें से 50% हाउस वाइफ थी। रीजन क्या थे उसके आगे भी थोड़ी हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पर ये डेटा आप लोग इसलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये डेटा आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन आंसर राइटिंग तो बाद में होगी, पहले समाज में जो कुरीतियां हैं उनके बारे में आप लोग अंडरस्टैंड करिए यहाँ पर। इसी के साथ में 30% से भी ज्यादा जो ऑल महिलाओं की और जो पुरुष की जो जान जाती है उसमें फैमिली इशू बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें फैमिली इशू हो या फिर मैरिज। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब समाज में शादी होती है तो खूब ढोल बाजा, नहीं कहते बैंड बाजा बारात के साथ में सारा काम चलता है। जिंदगी भर इंसान ने जितनी कमाई की है लगता है कि बस इसी पर लगा दे, यही एक दिन है, इसके बाद में तो कटोरा लेके घूमना है। हमारे समाज के अंदर में बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या बोली गई है कि यहाँ पर जो जान जा रही है यहाँ पर खासकर एक तरीके से उसमें फैमिली और मैरिज जो है वो बहुत बड़ा रीजन है, चाहे वो मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, दोनों के लिए। मतलब इसमें 21 में अगर बात करें 38% यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशन देखने को मिली कि इन रीजन की वजह से जो टोटल जान गई है लोगों की उसमें से 38% जो थे वो फैमिली या फिर यहाँ पर शादी का इशू आप लोगों को देखने को मिला। 2020 में भी 38% थी, 2019 में 37%। तो ये डेटा क्या बताता है, ये डेटा ये बताता है कि इंसान जो है आनन फानन में शादी तो कर लेता है पर लेकिन वो शादी फॉर पचा नहीं पाता है और उसके बाद में फिर ये कंडीशन देखने को मिलती है। देखो मेरा तो ये मानना है कि अगर कई सारे मेरे पास में मेल और मैसेज आते हैं उनको पढ़ता हूं, उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूं कि जिंदगी में अगर आप लोगों को लगे किसी ऐसे इंसान के साथ में आप लोग फंस गए हैं जो कि बहुत ही बदतर जिंदगी आप लोगों की बनती जा रही है, तो एक ही लाइफ है, 1 मिनट की चौथाई में कहते हैं कि उसमें से निकलकर बाहर चले जाओ। अगर किसी को डाउट है और समझ में नहीं आ रहा है क्यों बोल रहा हूं, एक वीडियो शेयर की थी 19 अगस्त को, ये वीडियो आप लोगों को जो स्टॉक के ऊपर मिल जाएगी, इस वीडियो को देख लेना। आप लोग जो हैं इस पर्टिकुलर जो शब्द मैंने अभी बोला है कि घड़ी की चौथाई में निकल जाओ वहां से, उसका पर्टिकुलर मीनिंग आप लोग समझ पाओगे। और ये पूरी वीडियो को देखने के बाद में इसकी लास्ट लाइन जरूर सुनिएगा, ठीक है।
तो आप लोगों को अंदर से झकझोर कर रख देगी। और ये खासकर जो ये वीडियो है ये एक तरीके से हर एक लड़की को देखनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो देखिएगा जरूर इसको, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरीके से कैसी सिचुएशन में पढ़कर फिर वहां से इंसान निकलकर कहां पर पहुंच गया। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग डिसीजन कैसे लेते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर। किस किस ने वैसे देखी है ये वीडियो, ये जरूर बताना। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, खासकर लड़कियों को लिए यहां पर, और चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी कि शादी तभी की जाए तो ज्यादा बेटर है जब आप लोगों के हाथ में जॉब हो। उस टाइम पर आप लोग अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो, किसी के कंट्रोल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से आप लोग जो है समाज में रेस्पेक्ट भी पाओगे उस टाइम पर। ये जो डेटा है इसमें बात की जा रही है 18 से लेके 49 यानी कि 18 से लेके 49 ईयर की एज की जो लड़की है या फिर जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर ये पूरा एनालिसिस किया गया और इनको यहां पर वेल्थ की जो उनकी बेसिकली कैटेगरी है उसमें यहां पर बांटा गया। ऊपर जो है वो सबसे गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, और नीचे जो है वो ठीक ठीक सेक्शन है सोसाइटी का जिसके पास में पैसा ठीक ठाक है। और डेटा 2019 से लेके 21 का है। आप लोग बताना कितने सहमत हो यहां से, इस चीज को आप लोग कितना फेस करते हो। और ऐसा नहीं कि लड़की के साथ में ही होता है, ये लड़के के साथ में भी होता है। सेम काम लड़की जो है कई बार लड़कों के साथ भी करती हुई नजर आती है, पर लेकिन यहां पर डेटा जो है वो मेनली मैरिड वुमेन के लिए रखा गया है, ना कि अनमैरिड के लिए। ठीक है, तो बोला गया कि यहां पर सबसे ज्यादा कंडीशन क्या है, अगर कोई मैरिड वुमेन अपने किसी लड़के दोस्त से बात करती है तो यहां पर यह बोला गया है उनके द्वारा 35% के द्वारा यहां पर लगभग कि उनके हस्बैंड जो है इसको मना करते हैं और वो गुस्सा होते हैं कि उसके साथ में बातें क्यों की। और ये खासकर अगर अमीर सेक्शन में जाएंगे जिनकी फैमिली ठीक ठाक कंडीशन है, वहां पर इसका आधा है। यानी कि जो एक तरीके से जहां पर कमाई कम होती है वहां पर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहां कमाई थोड़ी ठीक ठाक है वहां पर ये कम होता है, लगभग आधा कम हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है वो होती है ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट जो है और रेस्पेक्ट जो है, दो ऐसी चीज होती है कि वो उसके बाद में तीसरे नंबर पर आप लोग को प्यार लव जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, चाहे शादीशुदा हो चाहे यहां पर अनमैरिड हो। यहां पर यही बोला गया है कि ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है कि एक अनफेथफुल वाली कंडीशन बन जाती है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। ये ट्रस्ट अगर टूट जाता है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। और ये सेम कंडीशन क्रिएट होती है जहां पर कम पैसे वाले और जहां पर ज्यादा पैसों वालों में डिफरेंस यहां पर ट्रिपल टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जहां आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान के हाथ में पैसा है, थोड़ी ठीक कंडीशन है, उसके लिए ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती है, पर लेकिन जिसके पास में कम पैसा है उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये पैसे के टर्म में दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि जैसे जैसे पैसा हाथ में आता है तो किन चीजों को लोग जो है वो तवज्जो देना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ में अपनी फीमेल फ्रेंड तक का मिलने के लिए उसको मना किया जाता है, ये 25% महिलाओं ने यहां पर बताया है। और ये इसी के साथ में यहां पर 13% ने बताया है जो यहां पर ठीक ठाक परिवार से आते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब डबल का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन ये रियलिटी है। और ये तो नॉर्मली आप लोगों ने आसपास में जरूर फील किया होगा कि जो अपने परिवार यानी कि जो लड़की है उसको अपने मायके से कांटेक्ट कम करने के लिए भी यहां पर काफी हद तक बोला जाता है ताकि उसकी लिमिटेशन हो जाए यहां पर। और इसके बारे में तो आप लोगों ने अक्सर समाज में देखा भी होगा कि एक तरीके से ये बोला जाता है कि जितना कम कांटेक्ट करे अपने मायके से उतना ज्यादा अच्छा है, वरना वो क्या है मायके की बनी रहेगी, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। और इसका अपोजिट भी देखने को मिलेगा, कई बार मायके वाले बोलने लगते हैं तो ससुराल की होगी हमको भूल गई। तो महिला के लिए बड़ी असमंजस वाली बात हो जाती है कि किधर जाना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है पूरी जिंदगी, पहले माँ बाप के घर पे और उसके बाद में फिर हस्बैंड, और वो सब चीजें आप लोग समझ सकते हैं। खासकर जो महिला शादीशुदा है वो यहाँ पर जो लड़की शादीशुदा है वो इस बात को कनेक्ट कर पा रही होगी। तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये खुद गवर्नमेंट के द्वारा डेटा रखा गया है, वो वहां से चीजें आप लोग कई सारी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जो पहले वाला डेटा वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी बातें यहां पर बता रही है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है कि ऑल द टाइम यहां पर यह पता होना चाहिए हस्बैंड को कि कहां पर है उसकी वाइफ। ये बात बोली गई 26% महिलाओं को, यानी कि वो 24 घंटे कहां पर है ये हस्बैंड को ये पता होना चाहिए। ये बेसिकली बात 26% महिलाओं के द्वारा बोली गई, पर लेकिन यहां पर 12% महिलाओं के द्वारा ये बोला गया जो ठीक परिवार से आती है, मतलब जो परिवार कमाने में ठीक है, उनके द्वारा 12%। तो डबल का डिफरेंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और सबसे खतरनाक चीजें यहां पर मनी के मामले में ट्रस्ट यहां पर काफी कम है महिलाओं के ऊपर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये तो खैर एक अलग लेवल की बात हो जाती है, जैसे नहीं घर में कि अक्सर मम्मियां जो है पापा के पर्स में से पैसे निकाल लेती हैं तो थोड़ा अलग तरीके से है, पर लेकिन हाँ मनी के मामले में को महिला के ऊपर में ट्रस्ट जो है वो थोड़ा कम किया जाता है। तो डज नॉट ट्रस्ट हर विद एनी मनी, तो मनी के मैटर में ये बोला गया 28% महिलाओं के द्वारा और यहां पर 12% महिलाओं के द्वारा। तो इसमें से कितनी कंडीशन आप लोग बोलते हैं सहमत हैं और कितनी से नहीं, ये आप लोग खुद बता सकते हैं कि इसमें सही है या फिर गलत है इस डेटा के हिसाब से। नेक्स्ट टेबल में यहां पर ये बताया गया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। 35% महिलाओं के द्वारा यहां पर ये बोला गया है
कि आज की डेट में खासकर अगर देखा जाए किसी न किसी तरह की एब्यूज फेस करती हैं वो घर के अंदर में। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है और वो इमोशनल भी हो सकता है। ये हर तरीके के वायलेंस जो हैं वो महिला नॉर्मली फेस करती हुई यहाँ पर नजर आती है। और इसके लिए कई बार कंडीशन ऐसी भी बनी, देखो यहाँ पर ये काफी बड़ा गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जो वीडियो मैंने बताया ना जो स्टॉक की, उसमें भी देखना, उसने भी ये बात बोली है कि जब मेरे साथ में ऐसी बुरी कंडीशन हुई घर में, तो एक तरीके से पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ही बुरी कंडीशन उसको लगी, पर लेकिन फिर भी आसपास वाले जो हैं वो हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते। खासकर जो घर वाले हैं वो सोचते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का मैटर है, पर लेकिन फिर भी किसी तीसरे पर्सन से हेल्प ओनली 13% महिलाओं के द्वारा ली गई। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 1/3 मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो ऐसी महिलाएं जो बाहर से हेल्प लेती हैं वरना उस प्रॉब्लम को झेलती रहती हैं। तो ये डेटा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पर लेकिन जहां पर ठीक ठाक परिवार से अगर बात करें, जहां पर कमाई ठीक है, तो वहां पर देखो वहां पर इतनी प्रॉब्लम है 15% के साथ में फेस की गई, जबकि 18 ने बाहर से एक तरीके से तुरंत हेल्प ले ली। यानी कि यहां पर आप लोगों को डेटा अलग देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये बात मैंने खुद ने फेस की है, आप लोगों को याद होगा मैंने कई बार शेयर भी किया था कि जब मैं दिल्ली में रहता था, वहां पर पढ़ा करता था, तो मैं मॉर्निंग में जब रनिंग करने जाया करता था तो एक मजदूर था जो अपनी वाइफ को थप्पड़ लगाते हुए आ रहा था। तो मैं रुका, मैंने बोला कि ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या बदतमीजी है। तो ये बोला कि आप कौन है, हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा तुम मार क्यों रहे हो, मैं जो भी हूं। तो फिर बोलने लगा कि ये बोला था इसको रोटी जो है वो टाइम पे लेके आना, पर रोटी टाइम पे लेके नहीं आई, तो इसलिए इसको मार रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर उस पर्टिकुलर महिला के अंदर इतना डर था, उसने बोला कि भैया आप बीच में मत बोलिए। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ये नॉर्मली बहुत लार्ज स्केल पर, तो ये मैं खुद का एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने खुद ने फेस किया। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा एक गलत तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि कई बार लड़कियां जो हैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ हस्बैंड है, इसको सारे अधिकार दे दिए गए हैं, ये कुछ भी कर सकता है। तो वो वाली गलत कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बताया गया कि 40% जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, अगर उसके बारे में बात करें तो उनके पास में कई सारी चीजों की परमिशन नहीं रहती है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो है यहां पर कि शेयर हु हैव मनी दे कैन डिसाइड हाउ टू यूज, यानी कि उनको अपना पैसा भी अगर यूज करना है तो उसमें भी कितनी परमिशन उनके पास में रहती है। आप लोग यहां पर देखिए, लोवेस्ट वाले में 46 है और हाईएस्ट वाले में 60% के करीब है। और ये वाला काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी हेल्थ फैसिलिटी या फिर किसी आउटसाइड प्लेस, विलेज, कम्युनिटी कहीं विजिट करना है तो किसके साथ में है। ठीक है, गो अलोन टू द मार्केट, तो यहां पर बात की जा रही है कि अकेले जाना है, किसके साथ में जाना है। तो इसके ऊपर जब भी डेटा निकाला गया, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि शेयर हु कैन गो अलोन टू द मार्केट, तो यहां पर 49% जो ये है ये जा सकते हैं, यहां पर ओनली 39% जाते हैं। हालांकि इसमें फिर भी एक लिबरल बोल सकते हैं आज की डेट में तो कि हाँ ठीक है आप ले आओ जाके, मतलब एक तरीके से नहीं मार्केट से सामान, तो उसमें महिला और पुरुष चले जाते हैं, पर मेनली पुरुष ही आप लोगों को यहां पर जाता हुआ नजर आएगा। ये डेटा यहां पर इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जितना भी डेटा यहां पर बताया गया है ये सारा ऑथेंटिक डेटा है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा एनसीआरबी और हेल्थ सर्वे के द्वारा, अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। आप लोग इसमें से कितने सहमत हैं, आप लोग अपनी यस या फिर नो यहां पर बता सकते हैं और अपने खुद के डिसीजन आप लोग ले सकते हैं इस बेसिस पर। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कितना सत्य लगा आप लोगों को ये डेटा, ये जरूर बताना। 1 सेकंड लगेगी, अपना व्यू जरूर लिखेगा इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको लेकर अलग अलग देश के हाई कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन दिए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे केस उठा के मेरे पास लेकर आओ, मैं देखता हूं आखिर चल क्या रहा है और फिर इसके बाद में यहां पर इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ये आप लोग समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को जब डेटा बताऊंगा तो आप लोगों को शायद सोचकर थोड़ी हैरानी होगी कि यार रियलिटी में ऐसा हो रहा है। अभी आप लोगों के सामने 2016 का डेटा मैं रखता हूं क्योंकि इस आर्टिकल में 2016 का डेटा प्रस्तुत किया गया है। ये 2016 में खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एनसीआरबी आप लोग बोलते हो, और ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। ठीक है, तो होम अफेयर मिनिस्ट्री किस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अंडर में है ये आप लोग बताइए। इस खुद एनसीआरबी ने ये बोला कि 2016 में 10,000 से भी ज्यादा केसेस ऐसे निकल कर आए, ऐसी लड़कियों के निकल कर आए जिन्होंने ये बोला कि इस पर्टिकुलर इंसान ने मेरे साथ में ये वादा किया था कि मेरे साथ में शादी करेगा और फिर उसके बाद में हम लोगों ने फिजिकल रिलेशन बनाए
यानी कि ये बोला गया कि शादी के बाद भी फिजिकल रिलेशन बनाने हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो शादी से पहले बना लेते हैं क्योंकि शादी तो हम लोगों को करनी ही है। तो ये 10,000 महिलाओं के द्वारा ये अलग अलग तरीके से केस यहां पर किए गए, और ये तो वो डेटा है जो सामने निकल कर आ गया। बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जो कि किसी को पता भी नहीं होगा। सोचो जब ये केस जो है वो अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर में जा रहे हैं तो इस तरीके के केसेस के बारे में फिर क्या कंडीशन निकल कर आती है। तो ये रजिस्टर किए गए दिल्ली के अंदर में मैं बात कर रहा हूं, जिसमें फॉल्स मैरिज की बात की गई यहां पर, और उसके बेसिस पर यहां पर फिजिकल रिलेशन बनाए गए। तो एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं अपनी लस्ट को पूरा करने की कोशिश यहां पर की गई। अब ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है इसमें काफी इंटरेस्टिंग वे में कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मैं आप लोगों को वो बताता हूं। अभी यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया, इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर बोला गया यहां पर कि ऐसा कोई नहीं है। इसको कई बार लोगों ने बोला कि यार इसको रेप की कैटेगरी में रखना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि इसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या निकल के आया मैं आप लोगों को वो बताता हूं। एक इंसान है ए और एक यहां पर इंसान है बेसिकली बी, ये दोनों के दोनों लड़के हैं। ए इंसान ने किसी लड़की के साथ में प्रॉमिस किया कि हाँ हम लोग शादी करेंगे, और शादी करेंगे उसके बेस पर यहाँ पर इनके बीच में जो है वो रिलेशन बना, और उसके बाद में आगे चलकर ए ने जो है वो मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो अब शादी करना नहीं चाहता है अपने मन से, उसका मन नहीं है कि अब शादी करने का इस पर्टिकुलर जो महिला के साथ में, लड़की के साथ में। जो बी पर्सन है उसने भी सेम काम किया, यहां पर बोला कि शादी करेंगे, और उसके बाद में दोनों के बीच में जो है फिजिकल रिलेशन बन गए। और इसने क्या किया, इस इंसान ने भी शादी करने से मना कर दिया, पर इसने शादी करने से मना इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका मन नहीं है। इसने शादी करने से इसलिए मना किया क्योंकि ये अदर कास्ट का पर्सन था, लड़की अदर कास्ट की पर्सन थी, या फिर ये इंसान जो है पता चला इसको कैंसर हो गया, इसने इसलिए मना कर दिया कि नहीं चाह रहा कि शादी करे, उससे जो है बेसिकली लड़की की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए आगे चलकर। तो इसी के बात पर यहां पर बहस उठ गई कि भाई साहब एक इंसान जो है वो फॉल्स मैरिज के बारे में बात कर रहा है, फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है कि भाई साहब वो शादी करेगा। तो एक तो है झूठा वादा कर देने वाला, एक तो कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन ये है कि उसने भी दूसरे वाले ने उसने क्या किया, प्रॉमिस तो किया पर प्रॉमिस का ब्रीच किया, यानी कि वो वादा तो कर रहा था पर लेकिन वादा निभा नहीं पाया। इसने झूठ नहीं बोला, ये करना चाह रहा है पर लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये कर पाए, ये वाला करना नहीं चाह रहा है, इसका मन नहीं है करने का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर जजमेंट दिया गया कि हर एक टाइम अगर आप लोग यहां पर प्रॉमिस करो और प्रॉमिस करने के बाद में यहां पर रिलेशन बनाओ तो इसको हर टाइम आप लोग रेप की कैटेगरी में नहीं रखोगे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बोला है कि एवरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस इज नॉट रेप। तो यहां पर इसको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में कई सारी बातें सामने निकल कर आई। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नया अभी जो बिल हमारे देश के अंदर में लेकर आया जा रहा है वो सारा इसी के ऊपर घूम रहा है। इसमें हमारे देश के अंदर में जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये बिल प्रस्तुत किया और उन्होंने क्या बोला कि फॉल्स प्रॉमिस अगर किसी के साथ में मैरिज के लिए किया जाता है और वो इंसान अगर उसके साथ में मैरिज नहीं कर रहा है तो इसको रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा और उस इंसान को जो है 10 साल तक की सजा जो है वो यहां पर मिल सकती है। तो सोचिए किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर 10 साल की सजा यहां पर मिलती है तो कितनी बुरी कंडीशन यहां पर हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये बोला कि इस पर्टिकुलर बिल के अंदर में दिक्कत क्या है जिसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल घूमता है, उसमें ये बोला कि फॉल्स प्रॉमिस और इसी के साथ में कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस पूरा करना चाहता था पर लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई कि पूरा नहीं कर पाया इंसान। इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए पर लेकिन जो ये लेटेस्ट बिल लेकर आया गया है ये इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं रहा है, ये दोनों को एक ही मान रहा है। यानी कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो ये समझो ये बंदा जाना ही जाना है, ये बेसिकली नपेगा ही नपेगा, जेल में जाना ही जाना है, 10 साल जेल काट के आना है, इस तरीके कंडीशन बन जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर आप लोगों को दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और मुद्दा मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं जो आप लोगों को समझना है बेसिकली इसी पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, और ये केसेस भी आप लोगों को समाज के अंदर ही देखने को मिलेंगे और इसको भी महिला अक्सर झेलती हुई नजर आती है। किसी लड़की के साथ में किसी ने पर्टिकुलर रेप किया और उस लड़की के साथ में ये जो होने के बाद में फिर उस लड़की, मान लीजिए वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और भले ही प्रेग्नेंट भी अगर न हो तो समाज क्या बोलता है कि इस इंसान की शादी कर दो इसके साथ में। तो ये एक बहुत ही घटिया तरीके का डिसीजन माना जाता है अगर मेरी नजरों में पूछे कोई, क्योंकि वो इंसान उस औरत को जबरदस्ती उसके साथ में उसने ये हरकतें की और उसी औरत के साथ में उसको हस्बैंड और वाइफ की कैटेगरी में रख दो तो ये कहां का न्याय हो गया। इससे तो जिसकी शादी नहीं हो रही है वो किसी के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करेगा और फिर आगे चलकर भाई साहब शादी हो ही जानी है।
तो ये एक बेसिस बन सकता है आने वाले टाइम पे ऐसी हरकतों को या फिर ऐसे केसेस को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा यहां पर ये देखने को मिलता है कई बार इस तरह की कंडीशन रहती है कि किसी के साथ में ऐसी कंडीशन हो गई तो वो मान लीजिए महिला जो है वो जाना चाहती है कोर्ट के अंदर में, तो उसको इसलिए रोका जाता है कोर्ट के अंदर में जाने से कि ठीक है इसके साथ में हम शादी करा देते हैं। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये दोनों की दोनों जो हरकतें हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये एक तरीके से अपराध की कैटेगरी में माना जाएगा। इसको किसी भी तरीके से यहां पर रियायत देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसमें भी एक और कंडीशन नहीं ऐड की जा रही है। कई बार ऐसा होता है, कई बार यहां पर सामने वाली लड़की को यहां पर उसको जॉब दिलाने के लिए कि हाँ तुमको जॉब दिला जाएगी, तो जॉब का प्रॉमिस कर दिया या फिर कोई और प्रॉमिस कर दिया कि हाँ किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जिससे कि उसको रिक्वायरमेंट है उस चीज की, तो उसकी वजह से भी यहां पर कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये भी गलत कैटेगरी में आता है। क्या होता है कई बार कि उसको बोला कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ होगा तो फिर उसको यहां पर ये चीजें मिलेंगी, पर लेकिन कई बार वो चीजें भी नहीं मिलती हैं और इस तरह की कंडीशन भी यहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरीके से गलत कैटेगरी में यहां पर देखने को मिलता है। पर लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि कैसे प्रूफ करोगे कि यहां पर कंसेंट था या फिर कंसेंट नहीं था। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि कंसेंट नहीं था या फिर कंसेंट था, तो कैसे आप लोग इसको यहां पर बेसिकली प्रूफ कर पाओगे। ये केस बिल्कुल ऐसे ही जाता है जैसे आप लोग देखते हैं ना कि मैरिज के बारे में बात करते हैं, शादी के बारे में, कि शादी के अंदर में भी इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो सबसे बड़ी कंडीशन यहां पर ये निकल कर आती है। और ये कहीं ना कहीं यही कंडीशन जो है ये इस पर्टिकुलर चीज को नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकती है। मान लीजिए किसी लड़की को किसी लड़के को सबक सिखाना है तो वो यहां पर बहला फुसलाकर उसके साथ में अगर कुछ इस तरह की हरकतें करती है, और कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले थे। तो इसी के चलते ये भी आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि किसी भी कानून का जो है गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर मानी जाती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस टाइम टू टाइम निकल कर आते हैं जिनको केस तो रजिस्टर कर लिया जाता है, पर एट द एंड ऑफ द डे जब चेक किया जाता है वो फॉल्स केसेस होते हैं जो कि यहां पर देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर इंसान की इज्जत बेकार करने के लिए या फिर उसकी इमेज डिग्रेड करने के लिए भी कई सारे ऐसे फॉल्स केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि गलत है। तो इसमें यहां पर ये डिसाइड करना जरूरी है कि इनको कैसे आप लोगों को सेग्रीगेट करना है। तो इसके लिए प्रॉपर प्रोविजन होने चाहिए इस पर्टिकुलर कानून के अंदर में जो अभी नया लेटेस्ट यहां पर लेकर आया जा रहा है। तो बोला यही गया है कि जो भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस बोला गया 2023 बिल के अंदर में, उसमें इंडियन पिनल कोड के अंदर में जो प्रोविजन थे उनको जैसे रिप्लेस किया जाए उस तरीके से, ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए, ना कि और ज्यादा डाउट क्रिएट हो जाए यहां पर आने वाले लोगों के लिए। ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की गई है। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये कि हर एक इंसान की देखिए खुद की जिंदगी होती है, खुद के उसके डिसीजन होते हैं। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को जो है वो कैसे लेकर चलना है। पर हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर यह है कि कभी भी किसी भी ऐसे इंसान के साथ में ऐसी तरीके की कोई भी प्रॉमिस न किए जाएं जो कि आगे चलकर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकते हो। क्योंकि अक्सर यहां पर इस तरीके की चीजें जो हैं वो कई बार इंसान को ऐसी मुकाम पर ले जाकर रख देती है कि वो अपनी जान तक गवाता हुआ यहां पर नजर आता है। तो जरूरी है कि इतना बैलेंस जो है वो इंसान के अंदर में होना चाहिए। और ये तब होगा जब इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल होगा, और वो तब होगा जब इंसान का फोकस सही डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिस चीज पर फोकस होना चाहिए जिस उम्र में वो जरूरी है। ये सारी चीजें जिंदगी में बाद में आप लोग को आराम से चीजें मिलेंगी, पर लेकिन पहले आपका फोकस आपके करियर पर होना चाहिए। फिर देखो करियर बनाओ अपना आईएएस बनो, आईपीएस बनो, उसके बाद में लबासना जाओ, वहां पे जाके आप लोग एंजॉय करो, अपने मनपसंद इंसान के साथ में शादी करो, एक ऐसे इंसान के साथ में शादी करो जिसने खुद मेहनत करके इस पर्टिकुलर मुकाम को अचीव किया है। तो वहां पर बड़ी हुई जोड़ी वो काम आती है। ये याद रखना, जो यहां पर जोड़ी बनेगी वो वहां तक नहीं जाने देगी, पर जो वहां पर जोड़ी बनेगी वो काफी आगे तक जाएगी। अब उदाहरण मत देना लगना टीना डावी और अथारा आमिर का कि हाँ सर उनकी भी शादी टूट गई, वो अलग केस है। हर एक इंसान की अपनी खुद की चॉइस है। पर लेकिन एटलीस्ट आज की डेट में सोचो, अगर टीना डावी और अथर आमिर की जगह एक नॉर्मल इंसान होता तो क्या वो ढंग से सर्वाइव कर पाता? आप लोग खुद सोचो। उन्होंने फिर ने उसके बाद में अपनी जिंदगी अच्छे से आगे चला ली है, पर एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई एक नॉर्मल इंसान हो जो कि आईएएस की पोस्ट पर ना हो, क्या वो सर्वाइव भी कर पाते? यहाँ से क्या अच्छी जिंदगी इस तरीके से आगे लीड कर पाता? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोग समझो, हमारा समाज जो है दुनिया भर के ताने मार मार कर परेशान कर देता। तो ये आप लोग समझो, जिस तरीके से समाज के अंदर में रहते हो तो जरूरी है समाज का ताना बाना अंडरस्टैंड करना, और उसके लिए जरूरी है आप लोगों का अपने पैरों पर खड़ा होना। तब आप लोगों के डिसीजन के अंदर में थोड़ा सा दम आएगा और आप लोग अपनी चीजों को समझ पाओगे। आई होप कि ये बातें आप लोग की समझ में आई होगी। तो यहाँ पर ये कुछ बातें इसके अंदर बोली गई है, बाकी आगे जो भी चेंजेस होंगे वो उसके बारे में पता चलेगा। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, अगर किसी इंसान को शादी करनी है तो पार्ट 3 के अंदर में जब संविधान में आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं जिनको आप लोग मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार भी बोलते हो।
आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसी के अंदर में एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 21, और ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। और इसी राइट टू लाइफ के बारे में यहां पर बात करते करते इसी के अंदर में राइट टू मैरिज, अगर किसी के साथ में आप लोग शादी करना चाहते हैं तो इसको आप लोगों का फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कई सारे केसेस के अंदर में कोर्ट के द्वारा। तो ये आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है, ये आप लोगों का राइट टू प्राइवेसी के तहत भी आता है। तो इसीलिए यहां पर कई बार बोला जाता है कि ये इंसान का इंडिपेंडेंट डिसीजन है, आखिर इसको इस तरीके से फिर क्यों परेशान किया जाता है। अगर कोई इंसान अगर किसी इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन में भी जाकर शादी करता है तो क्यों उसको इस तरीके से इरिटेट या फिर परेशान किया जाता है। हालांकि अभी फिलहाल इनके अंदर चेंज आता जा रहा है, पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं होते थे। अभी कुछ परसेंटेज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अपनी कास्ट से या फिर अपने रिलीजन से दूर जाकर यहां पर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। और ये सारा तभी पॉसिबल हो पाता है जब इंसान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। आप लोग खुद समझिए, वरना ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है जितनी आप लोग सोचते हो। समाज के अंदर में बहुत ही सारी इसके लिए प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल मैं आशा करता हूं आप लोग ये माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा और फ्यूचर में आप लोग को एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अगर जिंदगी में कोई भी ऐसा केस बनता है तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे और अपनी राह को एक सही डायरेक्शन दिखा पाओगे, अपनी जिंदगी को एक सही मुकाम पर ले जा पाओगे। फीडबैक जरूर देना, जैसे भी लगा आर्टिकल लाइक या डिसलाइक कर आप लोग यहां पर इसको बता पाते हैं। अच्छा, ये और बताइए आप लोग यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे संविधान के अंदर में कौन से पार्ट में रखी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली नहीं थी, बाद में रखी गई है, और कौन सा संविधान संशोधन करके रखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग हर एक इंसान को बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, अगर आप लोग एक कंज्यूमर हो तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान कंज्यूमर है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ खरीद रहा है। तो यहां पर उसी के बारे में यहां पर ये पूरा एक पर्टिकुलर आर्टिकल है। आर्टिकल के बेसिकली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें सरकार चाहती है कि आप लोगों को इसके बारे में पता चले। तो जो भी बातें यहां पर बताई जाएगी वो अपने तक ही नहीं रखनी है, वो दूसरों तक भी पहुंचानी है, ताकि ये चीज जो है सोसाइटी में सही तरीके से इंप्लीमेंट की जा सके। सेंटर के द्वारा अभी यहां पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है कि जो डार्क पैटर्न के थ्रू मिसलीड करने की कोशिश की जाती है, जो भी कोई सामान खरीदता है उसको रोका जाए। इसको रोका जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और इसी के साथ में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें 7 मेंबर देखने को मिलेंगे और वो फोकस करेंगे कि डार्क पैटर्न को कैसे रोकना है। डार्क पैटर्न यही इसका नाम है क्या, या कुछ और भी है? इसको यहां पर कई सारे और भी नाम से पुकारा जाता है, जैसे यहां पर इसको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इसका सबसे पहले बेसिकली बताया गया था कि ऐसा कुछ होता है दुनिया में। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसको आप लोग HB के नाम से याद रख सकते हैं। HB मतलब इसका नाम था हैरी ब्रिंगनल। तो इनके द्वारा ये बात बोली गई थी कि ऐसा कुछ होता है, और 2010 में यहां पर इसके बारे में दुनिया के सामने चीजें रखी गई थी। और ये इतनी बड़ी हो चुकी है आज की डेट में चीज कि खुद हमारी सरकार जो है वो बोल रही है कि अगर कोई डार्क पैटर्न के थ्रू यहां पर कंज्यूमर को किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश करता है तो यहां पर उसके खिलाफ आप लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो हमारे देश में है उसको लेकर आप लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू अपना केस दर्ज कर सकते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर में। तो ये बात यहां पर बताई गई है। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि डार्क पैटर्न जो है कुछ ना कुछ गलत चीज है। जी हां, ये कुछ ना कुछ नहीं, बहुत गलत चीज है। और इसमें कई सारी चीज ऐसी आती हैं जो कि आप लोग समझ सकते हो। जैसे अगर आज की डेट में आप लोग ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हो अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर में, तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, आप लोगों ने उसमें ऐड कर रखा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड कर लिया कार्ट के अंदर में, तो प्रोडक्ट या तो कई बार वो प्रोडक्ट गायब हो जाता है, या फिर यहां पर उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर उसके अंदर में कुछ और प्रोडक्ट जो है वो ऐड मिलेगा, जबकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ये चीज देखने को मिलेगी। कई बार क्या रहती है, फॉल्स यानी कि झूठी अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अर्जेंसी मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को याद होगा जब यहां पर देश के अंदर में 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, किसी ने ये फेक न्यूज फैला दी कि भाई साहब नमक यानी कि जो सोल्ट होता है वो भी मार्केट में बेसिकली इसी तरीके से खत्म होगा और लोगों को नहीं मिलेगा। तो लोगों ने 50-50 रुपए वाला पैकेट जो है 500-500 1000 रुपए में खरीदकर अपने घर में रख लिया ताकि ये जो है नमक मिलता रहे। ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। टमाटर का भाव मार्केट में आसमान छूता हुआ नजर आया, आलू का भाव इसी तरीके से, प्याज का भाव इसी तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा। तो ये कई बार क्या होता है, इनकी कालाबाजारी कर मार्केट में अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि ये सामान खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है,
जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। एक तरह की रियलिटी में खत्म होने वाला है, ठीक है, बोल दे कि भाई साहब आज ये खत्म हो जाएगा, ये इतना ही बचा हुआ है, उतना समझ में आता है, पर लेकिन खत्म होने के बाद में फिर बोल देता है कि अच्छा ये तो और बचा हुआ है, ये लो और ले लो आकर। तो ये वाली जो खतरनाक टैक्टिक्स यहां पर कस्टमर के साथ में खेली जाती है, ये डार्क पैटर्न की कैटेगरी में आती है यहां पर। इसी के साथ में एक और बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके की चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो प्रेजेंट टाइम पर ये निकल कर आती है। ये कई सारी जगह मैंने भी देखा है, जैसे ऑनलाइन अगर आप लोग आज की डेट में जाकर सब्सक्रिप्शन लेते हो कहीं पर, ठीक है, मतलब आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मान लीजिए कोई भी चले गया आप लोगों ने, वैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, जैसे कि यहां पर अमेजन का आप लोगों ने प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, या फिर नेटफ्लिक्स का ले लिया, या फिर किसी दूसरे का। अब ये सब्सक्रिप्शन लेना तो इतना आसान है, बस बटन दबाओ और पेमेंट कर दो। अब आप लोगों को अगर मजा नहीं आ रहा है और आप लोगों को उसमें से बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप लोगों को अलग ही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जिस पैटर्न में आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है वो आसान है ही नहीं है कि आप लोग वहां से हट जाए, मतलब आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर घूम घाम कर कहीं पर आना पड़ेगा। और इसकी वजह से लोग जो हैं वो कई बार यहां पर उसको डीसब्सक्राइब कर ही नहीं पाते हैं। इवन मेरी जीमेल आईडी पर बहुत सारे ऐसे कई सारे मेल आते हैं आज की डेट में भी, जो कभी कॉलेज टाइम पर कभी एक तरीके से ना अनन फनन में कहीं पर इसी तरीके से कहीं जाकर सब्सक्राइब कर लिया था, तो आज की डेट तक मेल आ रहे हैं और उसको अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। कई बार उसकी वेबसाइट पर जाता हूं, देखता हूं नीचे कई बार लिखा था छोटा सा कि अनसब्सक्राइब कर दो, वो भी गायब मिलता है। तो ऐसा लगता है कि मैंने कहा यार ये तो दिमाग खराब हो गया, क्या किया जाए इसके लिए। और जबकि बराबर मतलब उसी के मेल आए जा रहे हैं, मतलब इनबॉक्स जो है वो कई बार उससे भर जाता है। जो काम के मेल होते हैं जो पर्सनल वाले वो यहाँ पर मिल ही नहीं पाते हैं, जो पर्सनल आईडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो आप लोगों के लिए जो पब्लिकली है वो एक अलग चीज है, जो मैं पर्सनल वाले की बात कर रहा हूं। तो वहां पर इतने फालतू के मेल आज की डेट में देखने को मिलते हैं। इवन अगर बात करूं इंस्टाग्राम के बारे में, अभी यहां पर एक उदाहरण दिया जा रहा था, जब मैं यहां पर इसके बारे में एक तरीके से टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो एक मेरे सामने बात निकल कर आई। हालांकि मैं जो मैं सोशल मीडिया यूज करता हूं उसके बारे में एक तरीके से ना ज़्यादा नहीं है पता है, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। यूट्यूब के बारे में तो पता है काफ़ी, पर लेकिन जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इनके बारे में ज़्यादा वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टेक्निकल वाली कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ये पता है थोड़ा बहुत इतना देख लो जाकर, उसमें पता नहीं क्या मैसेज होते हैं, उसमें क्या कई तरीके की कैटेगरी में इंस्टाग्राम ने मैसेज डाल रखे हैं वो, ठीक है। तो उसमें इनको प्राइम बना लो, जनरल बना लो, पता नहीं क्या क्या होते हैं, कई सारे उसमें चक्कर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो ये लोगों को मिसगाइड करने का, मिसलीड करने का ज़्यादा काम करती है। इंस्टाग्राम में तो ये बोल रखा है कि अगर यूज़र को डीएक्टिवेट करना है तो भाई साहब एप्लीकेशन पर वो डीएक्टिवेट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। वो एप्लीकेशन पर नहीं करेगा। अगर उसको ऐसा करना है तो उसको वेबसाइट विजिट करना जरूरी है, ठीक है। डीएक्टिवेट नहीं, उसको डिलीट करना है अगर अकाउंट, यानी कि डीएक्टिवेट तो कर सकता है, पर लेकिन अगर उसने अकाउंट बना लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर में, तो जो एप्लीकेशन इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है इंस्टाग्राम का, अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट यूज करना है तो कंपलसरी है आप लोग उसकी वेबसाइट को विजिट करोगे, तब जाकर इंस्टाग्राम आप लोग छोड़ पाओगे। ये हरकत आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इन्हीं बदतमीजी की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, अमेजन हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये इसी के बारे में बात की जा रही है। लिंक्डइन पर तो ये बोला जाता है कि कई बार ऐसे स्पॉन्सर मैसेज इन्फ्लुएंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके बारे में कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। वो आप लोगों को यहाँ पर कई सारे ऐसे मैसेज करते हुए नजर आते हैं कि हाँ ये डील हो गई, ऐसे हो गया, फलाना ढिमकाना। तो इसके लिए अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेजन के ऊपर में फाइन भी ठोका था। उसके कई सारे जो इस तरीके के जो एग्रीमेंट थे वो कैंसिल भी किए गए थे। यहाँ पर ये हरकतों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया जो खासकर ये इस तरीके की वेबसाइट है, इवन एप्पल, अमेजन, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे के सारे आज की डेट में ये डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करके कस्टमर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर यह है कि इन चीजों को जब यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है तो कस्टमर को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। एक तो उसको फोर्स किया जाता है कई बार, ठीक है। जैसे आप लोग अगर देखोगे, एक तो ये इंसान है जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर डेटा अगर आज की डेट में कोई प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस डेटा को अगर आप लोगों को जाकर विजिट करना है वेबसाइट के ऊपर में, तो सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉगिन करना जो है वो कंपलसरी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उदाहरण लेकर समझाता हूं अपनी खुद की वेबसाइट का, जो कि अभी आप लोगों के सामने है। इससे आप लोग थोड़ा सा और आसानी से समझ पाएंगे। अगर यहां पर इस वेबसाइट पर जाते हैं, ऊपर साइन अप का ऑप्शन है, यहां पर लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर कोर्स में जाकर अगर आप लोग को इनरोल करना है तो यहां पर ऑप्शन आएगा आप लोगों के सामने कि आप लोगों को लॉगिन करना है यहां पर, और आप लोगों को जाकर उन कोर्स में इनरोल कर अपनी क्लासेस को एंजॉय करना है। पर लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लोग यहां पर जो कंटेंट फ्री का है अगर उसको आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी के पेपर आप लोग यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे पेपर आप लोगों के सामने यहां पर, सी सेट का पेपर है यहां पर, ठीक है, आईएनए की जो यहां पर आप लोग की ये बेसिकली पीडीएफ हो गई, मंथली आप लोग की पीडीएफ होगी। अगर इनको जाकर आप लोग डाउनलोड करोगे तो इसके लिए आप लोगों को कोई भी लॉगिन नहीं करना है, डायरेक्ट खुल के आ रहा है आप लोगों के सामने। तो ये क्या है,
यहां पर अगर फोर्स कर दूं मैं यहां पर बेसिकली बोलकर टीम को कि टेक्निकली कि मैंने कहा यहां पर कोई भी अगर डेटा किसी को लेना है जरा सा भी, सबसे पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये होगी सामने वाले के साथ में जबरदस्ती करना। उसका मन नहीं है यार लॉगिन करने का, वो नहीं सामने वाला अपना डेटा देना चाहता। आप लोग देख सकते हैं यहां पर ना तो लॉगिन कर रखा है ना साइन अप कर रखा है, कोई भी नहीं कर रखा है, पर फिर भी जाकर जो फ्री का मटेरियल है वो सारा आप लोग यहां से ले सकते हो। ठीक है, ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तो ये होता है कंज्यूमर के हिसाब से काम करना, जो इंसान चीजों को एंजॉय करना चाहता है उसके हिसाब से काम करना। पर लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या कर देंगे, फ्री वाले कंटेंट के लिए भी आप लोगों से लॉगिन मांगेंगे जबरदस्ती कि भाई साहब तुमको लॉगिन करना है, बिना लॉगिन के ये काम यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, फोर्स करना सामने वाले को कि तुमको ये फ्री वाली सर्विस भी तब मिलेगी जब तुम अपना डेटा हमारे पास में सेंड कर दोगे। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सबसे आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया पूरा, जिससे कि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट हो पाए। अच्छा हाँ, एक छोटी सी और बात, यहां पर पेड कोर्स में लॉगिन कराना क्यों जरूरी है। अभी एक बच्चे ने यहां पर जो इसका रिव्यू जो है वो नेगेटिव रिव्यू दे रखा है, और ये कि सर जो है वहां पर हम जो है अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, जो नाम हमने लिख दिया एक बार तो वही नाम फिक्स हो गया। वहां पर क्या रीजन है इसका लॉगिन कराने का, जब आप लोग लॉगिन करते हो तो आप लोग पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद में फिर यहां पर एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू सरकार के पास में जीएसटी जाता है। तो जीएसटी में वो पूरी इंफॉर्मेशन मांगते हैं इस पर्टिकुलर बंदे का, जो कि यहां पर से मान लीजिए आप लोगों ने पेमेंट किया, आप लोग 18% जीएसटी रहती है उसमें, जो कि सरकार के पास में जाती है। और बाकायदा किस स्टेट से आप लोग आते हैं, वो जब आप लोग की रिसिप्ट आती है उसमें स्टेट लिखा होता है। तो यानी कि सारा का सारा जो जीएसटी है वो यहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लीजिए आप लोग हरियाणा से देख रहा है, कोई बिहार से देख रहा है, कोई यूपी से देख रहा है, कोई गुजरात से देख रहा है, कोई तमिलनाडु से देख रहा है, तो फिर सब जगह वो जीएसटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिस स्टेट से जो जीएसटी यहां पर कलेक्ट होकर सेंटर के पास में आ रहा है। तो ये रीजन रहता है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि जब भी आप लोग अपना इसको फिल करोगे तो वहां पर कंपलसरी रखा गया है। नाम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे ने आज के डेट में नाम पर्टिकुलर नाम से अपना कोर्स ले लिया, ठीक है, अब कल को कोई और नाम चेंज करके यहां पर वो बंदा आ रहा है किसी और के नाम से यहां पर, तो उससे क्या होता है, उससे जो पेमेंट जो स्लिप जनरेट हुई है वो फेक हो जाती है। फिर यहां पर कल को आकर कोई चेक करने लगे, सरकारी चेक करने लगे कौन कौन बंदे किस किस ने यहां पर क्लास से रखी है, मान लीजिए सीए कोई बैठ के कोई यहां पर वो होने लगी, तुम तो एक तरीके चोरी कर रहे हो चीजों की, टैक्सी चोरी कर रहे हो, तो वो लीगली एक तरीके से इलीगल कैटेगरी में आ जाएगा कि हम लोग कुछ इलीगल काम कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पर वो फिक्स करना थोड़ा जरूरी होता है। कई सारे बच्चे इस चीज को लेकर सर नाम चेंज नहीं होता है, फिर भी आप लोगों को जो नाम आप लोगों का सही नाम है वो नाम डालिए आधार कार्ड में जो आप लोगों का नाम है, और अगर वो नाम गलती से कुछ और डल गया है तो नाम ऐसा नहीं कि चेंज नहीं करवा सकते, करवा सकते हो, कस्टमर केयर टीम को बोल दो कि सर मेरा ये नाम था गलती से ये हो गया, वो आपका नाम भी चेंज करके दे देंगे। तो ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, तो ये चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर। तो ये फोर्स नहीं किया जाना चाहिए किसी को कि सामने वाला इंसान जो है चीजें देखने आ रहा है तो उसको देखने के लिए भी फोर्स कर देगी भाई साहब तुम अपना डेटा यहां पर देकर जाओ। ये सब्सक्रिप्शन ट्रैप में फंसा लेना, यहां पर आप लोगों ने ये चीजें फीस की होगी कि लोगों को सब्सक्रिप्शन ट्रैप में फंसा लेते हैं। पहले तो बोलेंगे कोई पर्टिकुलर जो कोर्स है उसमें बोल देंगे आप लोगों को कोर्स जो है वो यहां पर बेसिकली 10,000 रुपए का है, ठीक है, 10,000 रुपए का कोई आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदना है, आप लोग वहां पर गए बोल देंगे अब इसमें कि भाई साहब चलो जीएसटी तो एक अलग चीज है, उसमें दिखा भी देते हैं, कई बार नहीं दिखा देते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है, पर उसके अलावा बोल देंगे कि ये जो है ये तो बेसिकली एक तरीके से इनिशियल प्राइस था इसका, अब इसका प्रो वर्जन जो आप लोगों को लेना पड़ेगा उसके लिए 5,000 रुपए आप लोगों को और पे करने पड़ेंगे। मतलब कुछ ऐसा कुछ दिखा दिया कि आप लोगों के साथ में फिर से जबरदस्ती हो गई यहां पर, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से सामने लिखा होना चाहिए इंसान के सामने कि भाई साहब ये चीज इतने की है और ये चीज इतने की चलेगी। ये मैक्सिमम जो वेबसाइट वो काम करती नजर आती है जिसमें हिडन कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है और कंज्यूमर से ऑलरेडी कमिट कर चुके होते हैं कि ऐसा कुछ करना है पर नहीं होता है। फिर क्या होता है, एक खतरनाक चीज क्या होती है, सामने वाले ने पेमेंट कर दिया उस सर्विस को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, फिर उसके ऊपर ऐड भी आने लगते हैं। उसने इसीलिए तो उसका पेमेंट किया ताकि उसको ऐड में डिस्टर्बेंस ना देखना पड़े, तुमने फिर से यहां पे ऐड भी लगाने स्टार्ट कर दिए, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये फिर से गलत बात हो गई एक तरीके से, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो कंज्यूमर के साथ में फिर से एक नेक्स्ट लेवल का खिलवाड़ यहां पर बेसिकली यहां पर ये देखने को मिल रहा है, ये बातें समझ में आती है, ठीक है। तो डार्क पैटर्न की कंसर्न क्या है, कहीं ना कहीं इंसान की जो है डेटा भी चोरी हो गया, उसकी प्राइवेसी का भी हनन हो गया, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। उसके एक तरीके से उस इंसान का जो है उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, उस इंसान का पैसा चला गया, उस इंसान का ट्रस्ट चला गया, ये सारी चीजें फिर यहां से घटती यहां पर आप लोगों की नजर आएंगी। तो इंटरनेशनल लेवल तक भी यहां पर इसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो हमारे देश के अंदर में भी अब इसके ऊपर काम करने के लिए बेसिकली चीजें स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को जो सारी चीजें बताई, इवन आप लोग यूएसए के अंदर में जाओगे कैलिफोर्निया के अंदर में, तो उनके अंदर में कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है, ऐसी
ऐसी चीजों को रोकने के लिए यूके के अंदर में गाइडलाइन इशू की गई ताजी अभी 2019 में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को लेकर कि लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझने के लिए रोका जा सके। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाना। यानी कि अगर लोग अवेयर रहेंगे तो ये चीजें आप लोग भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इवन मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं अपने फोन के अंदर में, तो सारी चीजों के लिए अलाउ न किया करें। वहां पर जो चीजें रिक्वायरमेंट है वही अलाउ करना है बस, यानी कि सारी चीजों के लिए आप लोग अलाउ करते चलेंगे। जैसे हाल ही एसएलवी के ऊपर में आप लोग जाओगे, वहां पर आप लोगों का नाम मांगा जाता है, नाम के साथ में आप लोग का जो स्टेट मांगा जाता है, वो स्टेट इसलिए नहीं मांगा जाता कि अपने पास में रखना है, क्योंकि उसके लिए जीएसटी पेमेंट करना है, वो इसलिए बेसिकली वहां पर मांगा जाता है। ठीक है, किस कोर्स में आप लोग इनरोल करना चाहते हैं वो जरूरी है। तो जीमेल आईडी होगी ताकि कंफर्मेशन चीजें भी आप लोग की हो सके कि हाँ आप ही इंसान है, वही इंसान है, और फोन नंबर हो गया। ये वो चीजें हैं जो कि रिक्वायरमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, और कभी भी आप लोगों से अगर आप लोग नॉर्मल देखोगे, कई बार ऐसा होता है कई जगह इंस्टीट्यूट में डेटा को भेज देते हैं, मतलब इंसान ने एनरोल किया था किसी और पर्पज के लिए, अब वहां पर मैसेज आने स्टार्ट हो गए। ये कभी भी आप लोगों को यहां पर एसएलवी से इस तरीके का कोई भी हरकत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है, वो क्या करते हैं, जैसे डेटा आप लोग का आता है तो वो डेटा ले जाकर भेज देते हैं, उसके भी वो पैसे कमाते हैं। दुनिया भर की साउथ इंडिया की मूवी बन चुकी है यार इस चीज के ऊपर में, कैसे कैसे आप लोगों के डेटा का मिसयूज किया जाता है। तो इंटरनेट की जो दुनिया है ये और ज्यादा गहरी होने वाली है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, ये और ज्यादा डार्क होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में 6G कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और स्पीड में चलने वाली है इस तरीके की चीजों से। इस तरीके से चीजें आगे अगर एक इंसान नहीं समझ पा रहा है इसको, तो वो तो कठपुतली बनकर रह जाएगा और उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका कट गया है। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए अवेयर सिटीजन होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम में। अगर अवेयर सिटीजन नहीं है तो फिर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है उन लोगों के लिए, खासकर जो कि बस आकर तो बैठ गए पर ये पता नहीं है ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो डार्क पैटर्न के ये बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, किस किस तरीके से यहां पर क्या क्या चीजें की जाती है। तो ये एक छोटा सा कार्टून की फॉर्म में यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए जरूरी है इसको कंट्रोल करके चलना आने वाले टाइम के लिए, खासकर देखा जाए तो। लिखने के लिए भी आए तो सारी बातें बता दी है, क्या क्या चीजें हैं। लैक ऑफ ऑटोनॉमी रहती है, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहता है यूजर का, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखते हैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी अगर देखेंगे यहाँ पर। तो ये इन्हीं चीजों के ऊपर समझाने की कोशिश की गई है। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट डाला गया है, अगर आप लोग इसको और अच्छे से जाने कि ये क्या चीज हो रखी है ऐसी ऐसी दुनिया में, तो आप लोग ये भी चीजें यहां से देख सकते हैं। मतलब कहने का मेरा बेसिक पर्पज है कि आप लोग इसको लेकर अवेयर रहें, कुछ भी हो आप लोगों को इसको लेकर माइंड में कंफ्यूजन न रहे, सारी चीजें आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लियर होनी चाहिए। तो डार्क पैटर्न के ऊपर अगर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे हैं तो बोला गया कि यहां पर अनएथिकल यूआई और यूएक्स यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस जो है, इंटरेक्शन जो भी यहां पर रहता है वो मिसलीड करने वाला रहता है और कहीं ना कहीं यूजर का जो डेटा होता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समथिंग दे डोंट वांट, यानी कि उनको ये चाहिए ही नहीं है पर फिर भी उनको ये मिलता है पैसा देने के बाद भी, या फिर पैसा दिए बगैर भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डार्क पैटर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म में नॉर्मली यूजर की जो राइट इंफॉर्मेशन होती है उसको सेव करके फिर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोग जो भी ब्राउजिंग कर रहे हो आप लोग को देखने को मिलेगा उसी तरीके का डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो आप लोग अगर एक क्लिक अगर इंटरनेट के ऊपर दबा रहे हो तो आप लोग अपना डेटा जो है लोगों तक पहुंचा पा रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा अभी यहां पर यूपीएससी कई सारे टॉपर थे, उन्होंने ये बोला कि हमारा सर्चिंग भी हम लोग ध्यान रखते थे कि सर्च ऐसी ही चीज की जाए ताकि रिकमेंडेशन में ऐसी ही चीज आए जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी आया सामने, उसी के ऊपर आप लोगों ने टिक कर दिया और फिर घूम फिर के वही आप लोगों की रिकमेंडेशन में आ रही है, तो जाने अनजाने में अपने गले में फांस डाल ली अपना टाइम बर्बाद करने के लिए। अपने माइंड को कंट्रोल और फोर्सफुली आप लोगों को करना पड़ेगा उस चीज से रुकने के लिए, ऐसी ऐसी चीजें सामने निकल कर आप लोग आएंगी। तो ये जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है इंटरनेट की दुनिया में तो खासकर। ठीक है, यहां पर इनकरेक्ट के बारे में बात की जा रही है, कौन सी इनकरेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखने को मिलेगा यहां पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। तो डार्क पैटर्न को लेकर मैं थोड़ी सी कुछ और बातें बोलना चाहूंगा। देखो आज की डेट में जिस तरीके इंटरनेट की दुनिया में आप लोग जी रहे हैं, तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इन चीजों को लेकर अवेयर रहें। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो लोग आज के डेट में आप लोग के घर वाले भी हैं उनको भी चीज के बारे में अवेयर कराएं कि कोई भी चीज अगर आप लोग कहीं से लेनी है, एक तो ऑथेंटिक सोर्स से ही आप लोगों को लेनी है, वरना आप लोगों के अकाउंट में से सारा पैसा तक उठता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखना। आप लोगों का डेटा जो है वो ऐसी जगह यूज होता हुआ नजर आएगा, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, पता चला आईडी कहीं इस्तेमाल हो रही है
उसके ऊपर सिम निकाला जा रहा है, कुछ और चीजें हो रही हैं, और पता चला इंसान जो है वो जेल में पड़ा मिल रहा है कि तुम्हारा सिम वहां यूज किया गया और उससे ये फोन कर उस इंसान का मर्डर कर दिया। बहुत सारी ऐसी हरकतें आज के डेट में देखने को मिलती हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंटरनेट, इस डिजिटल दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि सरकार एक हद तक ही आप लोगों की हेल्प कर सकती है, उसके बाद में आपका अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर इस इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा जाल है ये, तो आप लोग इसलिए इससे संभल कर रहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आगे होगी। बाकी जो भी रिटर्न फॉर्म में डेटा है वो सारा पीपीटी के अंदर मिल गया, जो सारी इतनी देर तक जो बातें आप लोगों से की इस सारे टॉपिक के बारे में, वो सारा आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर मिल ही जाएगा, उसको देखकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि G20 से आप लोग आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, तो आप में से कितने एसएलवी फैमिली मेंबर है जो सहमत होंगे, येस या फिर नो? अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्ट एंड कल्चर सेक्शन फ्रॉम G20 न्यूज़। बेसिकली ये है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पर कवर की गई, और आप लोगों ने ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर देखी होगी, वायरल हुई, कि जितने भी G20 के लीडर थे उनके साथ में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा हाथ मिलाया गया, हैंडशेक किया गया, और भारत मंडप इसका नाम दिया गया, जहां पर सारे लीडर जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। यानी कि एक तरीके से इसके पीछे जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी हिस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को योगदान देखने को मिलेगा, और इवन हमारा जो फ्लैग है, हमारा झंडा है, उसमें भी आप लोगों को इसका योगदान देखने को मिलेगा। तो सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा है। कोणार्क जो यहाँ पर व्हील है, ये पर्टिकुलर जो व्हील आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कोणार्क सन टेम्पल जो कि सूरज भगवान के लिए डेडिकेटेड है, उड़ीसा में जो आप लोगों को देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये बेसिकली लिया गया है, और इसी को यहाँ पर रखा गया है। G20 का जो पर्टिकुलर ये पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया, और देखो यहाँ पर जो बाइडेन साहब को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इसको एक्सप्लेन भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है यहाँ पर, कोणार्क जो व्हील है, ये बनाया गया था 13th सेंचुरी में, और जो राजा थे उस टाइम पर उनका नाम था यहाँ पर बेसिकली नरसिम्हा देव फर्स्ट। तो डायरेक्ट आप लोगों से हिस्ट्री क्वेश्चन पूछेंगे कि किसके द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था, नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा है, हालांकि कई सारे बच्चों को पता होगा, पर सरप्राइज भी करेगा, कि जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा झंडा है, उसके अंदर में जो आप लोगों ने देखा होगा 24 जो स्पोक्स यानी कि जो तिल्लियां होती हैं, हम लोग बोलते हैं वो टाइम का प्रतीक है, 24 घंटे का। तो वो जो टाइम का प्रतीक लिया गया है वो इसी कोणार्क के सन टेम्पल से लिया गया है, इंडियन फ्लैग के अंदर में। ये दिखाता है हमारी सिविलाइजेशन का विजडम, कहीं ना कहीं किस तरीके से हम लोग एडवांस और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको कहीं ना कहीं काल चक्र के तौर पर भी दिखाया गया कि हम लोग प्रोग्रेस करते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग रुके नहीं है, ये यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर चक्र के अंदर में। और कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट किया जाता है कि हम लोग ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र का पहिया है जो कि घूमता जा रहा है, अब तक रुका नहीं है। हमारे देश में एक डेमोक्रेसी सिस्टमेटिक वे में एक रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, और कमिटमेंट और प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी का भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये अकेली पिक्चर इतना कुछ बताती है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से अकेली पिक्चर नहीं बताती है, एक तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन है। जैसे नहीं संविधान में सारी चीजें लिखी तो होती नहीं है, पर लेकिन हम लोग समझ लेते हैं ना, हम लोगों ने राइट टू प्राइवेसी निकाल लिया, कौन से केस के द्वारा निकाला गया, केएस पोतास्वामी केस किस साल में आया था बताइए। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन है कि हम लोगों ने इससे निकाला है। कुछ और बेसिक बातें जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। सबसे पहले तो हमारे देश का अगर आप लोग मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। इस साइड में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो उड़ीसा वाला पोर्शन आप लोगों को यहां पर नजर आता है, तो उसमें देखने को मिलेगा, यानी कि कोणार्क सन टेम्पल देश के ईस्टर्न कोस्ट पर आप लोगों को नजर आएगा। ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये आप लोग यहां पर बेसिकली जो बनता हुआ नजर आया, दो यहां पर नरसिम्हा देव फर्स्ट थे, उनके द्वारा यहां पर बनाया गया। तो ये गंगा डायनेस्टी, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बेसिकली बोलते हैं, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर याद रखिएगा, आज की डेट में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें इसको मेंशन किया गया 1984 में। यानी कि कल्चर के पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको जानते हैं लोग, तो इसलिए यहां पर इसको समझाना आसान है। और कोणार्क जो शब्द है, यहां पर जो शब्द यूज किया जा रहा है KONARK, तो ये जो शब्द है ये दो शब्द से निकल कर आया, और वो दो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं। तो यहां पर जो वर्ड है बेसिकली, इनको अगर तोड़ेंगे तो पहला शब्द बनेगा यहां पर कोना।
तो कोना जो वर्ड है इसका मतलब होता है कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर नहीं, एक तरीके कोने वाला। बेसिकली आप लोग एक सर कई बार बोलते हैं कि एक कोने वाले, इसके पर्टिकुलर ये इंसान कोने में बैठा है, जैसे क्लास में कई बार बोलते थे, ठीक है, या कॉर्नर सीट बोल देते हैं कई बार। और एंगल का मतलब समझते हैं तो कॉर्नर या फिर एंगल भी बोल देते हैं, एक ही वर्ड आप लोग से दो शब्द निकालते हैं। और दूसरा है यहाँ पर इसको बोलते हैं आर का, ARK, इसका मतलब होता है सन। तो यहां से निकालकर इसका नाम निकालकर ले गया गया। और ये बेसिकली एंगुलर फॉर्मेट में बना हुआ एक टेंपल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सूरज भगवान के लिए डेडिकेटेड यहां पर देखा जाता है। जो टेंपल बनाया गया, इसका जो स्टाइल देखेंगे अगर टेंपल बनाने का, तो ये कलिंगा या उड़ीसन स्टाइल में बोला जाता है। या तो कलिंगा बोल दो या फिर उड़ीसा स्टाइल में बोल दो। और इसका जो मेन पार्ट है जिसके अंदर में आता है, जैसे ना ऊपर सुप्रीम कोर्ट और नीचे हाई कोर्ट, तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल सकते हैं नगारा स्टाइल। नगारा स्टाइल जो है वो यहां पर एक मेन स्टाइल है, उसका सबसेट है यहां पर कलिंगा या फिर उड़ीसा स्टाइल। तो ये सारे के सारे कल्चर के पार्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। ये पर्टिकुलर जो इस टेंपल से रिलेटेड है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है। जो बातें बताई हैं वो सारी रिटन फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में टेंशन मत लेना जब पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे, ठीक है। बस इंजॉय करते रहो, दिमाग में चीजें फिक्स हो जानी चाहिए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये मत बोलना पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया था भाई साहब, रिवाइज नहीं किया, ये बोलना है, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल रिलेशन की आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये भी G20 से निकल कर आ रही है। हालांकि इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि यहाँ पर अच्छे से कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ में और यूरोप के साथ में। इसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था वो याद रखना G7 कंट्रीज के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, सारी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी। इसका जो नाम था अभी फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट है, तो उसके तहत में यहाँ पर ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। G7 कंट्री ने यहाँ पर कोशिश की थी कि दुनिया भर में इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, इसलिए 2027 तक ये 600 बिलियन इसमें खर्च करने वाले हैं, जिसमें 200 तो अकेले यूएसए से निकल कर आने वाले हैं। 2021 में इसके ऊपर फोकस किया गया था ताकि सस्टेनेबल गोल को भी अचीव किया जा सके। तो अभी यहां पर इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस देखने को मिला, जिसकी वजह से फिर से ये न्यूज में आया था। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर याद जरूर रखना। क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आप लोग यहां पर दे पाओ, ये आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये, और ये पर्टिकुलर ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग जो भी न्यूज सुन रहे हैं उनसे क्वेश्चन भी बनेगा, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को देना है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट की जो न्यूज है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, फायर फ्लाई के बारे में। फायर फ्लाई को आप लोग हिंदू में बोल रहा हूँ, बेसिकली हिंदी में जुगनू आप लोग बोल सकते हो। जुगनू आप लोगों ने देखा होगा, जो चमकते हैं, छोटे छोटे तिन मिलाते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो जुगनू है वो काफी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर में। तो इन्हीं के ऊपर स्टडी की गई, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर जो हम लोग आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से इनकी जिंदगी जो है वो बर्बाद होती जा रही है। तो इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। एक स्टडी ने ये बात यहाँ पर बताई है। बेसिकली है क्या कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कई बार कि ये जानवर जो है वो हमारे एरिया में आ गया और लोगों को मार रहा है। इन रियलिटी में ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने जानवरों के एरिया में जाकर अपना घर बना लिया और उनका घर जो है वो बर्बाद कर दिया। ऐसी ही हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बेसिकली अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर में। यहां पर बोला गया कि अगर ये पर्टिकुलर फायर फ्लाई है, ये एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से मीटिंग करने के लिए, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, जिससे कि अपना परिवार ये आगे बढ़ा सके, इनको एक पर्टिकुलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। यानी कि एक तरीके की जो इनके अंदर से जो लाइट निकल कर आती है उसके बेस पर ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं, उसके बेस पर ये अपनी जिंदगी को निर्वाह कर पाते हैं। पर लेकिन जो आर्टिफिशियल लाइट, यानी कि कहीं हम लोग बेसिकली आज के डेट में लाइट लगा दे रहे हैं, ट्यूबलाइट और पता नहीं कैसी कैसी लाइट लगा दे रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर इनकी जिंदगी जो है वो दुश्वार हो गई है। ये अपनी जिंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। और ये लार्ज स्केल पर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये पेड़ यहाँ पर, जिसके ऊपर जुगनू बैठे हुए हैं। ये रियलिटी की पिक्चर है, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं जुगनू की वजह से चमक रही है। सोचो कितने जुगनू यहाँ पर होते होंगे। पर लेकिन जैसी आर्टिफिशियल ये लाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसकी वजह से इनकी जिंदगी जो है वो दुश्वार हो गई है। तो बोला गया कि यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट नहीं होनी चाहिए और इसको एक बफर जोन की तरीके से क्रिएट कर देना चाहिए, ताकि इनकी जिंदगी जो है वो आसान बनी रहे और ये एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइजेशन के साथ में मीटिंग बिहेवियर जो है वो इनका हैम्पर ना हो, ये यहाँ पर बताया गया है। ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की,
तो यहाँ से एक तो ये पर्टिकुलर स्टडी के बारे में बात की जा रही है और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है और न्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये तमिलनाडु में सिचुएटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में पलक्कड़ जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है, साउथ ऑफ द पलक्कड़ जो गैप आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, तो सदर्न वेस्टर्न घाट में ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर नजर आती है। और आप लोगों को यहाँ पर जो ड्राई थ्रोनी और सोला फॉरेस्ट वाला एरिया भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में परमीबुकलम, तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर बेसिकली अलियार प्रोजेक्ट और इसी के साथ में यहाँ पर यह है अमरावती जो डैम का प्रोजेक्ट है, इसी के साथ में कनेक्टेड है टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर। इसी के साथ में 250 से करीब यहाँ पर स्पेसीज पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके की ये प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ पौधों की। और ये कई तरीके के यहाँ पर इंडिजिनस लोग भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे मालासर आप लोग बोल सकते हैं, मलाई मालासर बोल सकते हैं, कदर एरावुलर, इसी के साथ में पुलियार और मधुवर, ये सारे नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंडिजिनस लोग भी हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये न्यूज में है, तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने बात की यहाँ पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है और ये जो न्यूज है ये आ रही है साइंस से निकलकर। तो साइंस की भी न्यूज है आप लोगों के सामने। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर साइंस की न्यूज कहाँ होती है, तो आप लोगों को जब जब इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी साइंस की, तो साइंस की न्यूज भी कवर की जाएगी। अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनेंगे, पता चला आप लोगों ने एक दिन मिस कर दिया, उस दिन साइंस की न्यूज हो गई, फिर अगले दिन आके बोल लो सर साइंस नहीं थी तो आप लोगों को मिस नहीं करना है, सारी चीजें रहेंगी। इसीलिए तो बैलेंस डाइट है इसका नाम, है कि नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में। आज की डेट में अगर अपने आसपास आप लोग नजर घुमाकर देखेंगे, मोबाइल है, चार्जर है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मतलब दुनिया भर की आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने आसपास में देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं कई बार गड़बड़ भी होती है, गड़बड़ होते हैं, टूटते फूटते हैं, तो क्या हम लोग इनका रीयूज कर पाते हैं, तो इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और इसी से रिलेटेड ये न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि काम करने के लिए बात की गई, किसके द्वारा बात की गई है, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के द्वारा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन जो है इसके द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, या फिर रिपोर्ट का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है, ये बता दो। तो रिपोर्ट जो है उसका नाम है पाथवे टू सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो ये रिपोर्ट का नाम दिया गया है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पर लेकिन ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, पाथवे टू सर्कुलर इकोनॉमी, ये इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कि फोकस देती है नीति आयोग के साथ मिलकर कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कंपेयर करने के लिए अगर आसान शब्दों में बोलूं, जैसे गोबर हम लोगों ने डिस्कस किया था, गोबर को वेस्ट से हम लोगों ने गोबर धन बना दिया, कि गोबर से हम लोग धन यानी कि मनी जनरेट करने लगे उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके। ऐसे ही इस रिपोर्ट के अंदर में बड़ी तकड़ी बात बोली गई है जो कि सबको हिलाने वाली है, कि जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोल रहे हो ना, इसके अंदर में सारा ई वेस्ट जिसको आप लोग बोल रहे हो, ये ई वेस्ट जो है आने वाले टाइम में ये 17 बिलियन की मार्केट बन सकता है, एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और एडिशनल इवन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये एडिशनल 7 बिलियन मार्केट की अपॉर्चुनिटी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। हमारे देश में यहां पर ऐसा नहीं कि इसके बारे में बात नहीं की गई, अगर ध्यान हो आप लोगों को, इसके ऊपर यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, अगर ध्यान से आप लोग पेपर उठाकर देखोगे तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में, ताकि यहां पर इसको प्रोसेस करके ढंग से ई वेस्ट को जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके और ई वेस्ट को मैनेज कर रिसाइकल किया जा सके। इसको खासकर ये लार्जली हमारे देश के अंदर में इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब ज्यादा फोकस नहीं है, जो मोबाइल बाहर से लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाहर से लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर तो फोकस है कि कैसे कैसे करना है, पर अगर वो खराब हो जाए तो उसका कैसे यूज करना है इसके ऊपर फोकस नहीं है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, यूरोपियन कंट्री इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। अगर कल को चार्जर खराब हो जाता है तो चार्जर को सही कर देने का भी काम उसी कंपनी का होगा, जिस कंपनी ने वो चार्जर बनाया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि यहां पर नया चार्जर न खरीदे कोई इंसान, ताकि पुराने चार्जर को रीयूज किया जा सके। तो रफली 90% ऑफ द कलेक्शन और 70% ऑफ रिसाइकल मैनेज किया जाता है वेरी कंपिटिटिव इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा। तो इसको काम करना जरूरी है सिस्टमेटिक वे में। इवन इंडस्ट्रियल हब है हमारे देश के अंदर में मुरादाबाद जो आप लोगों को यहाँ पर ये एक लोकेशन देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो यहाँ पर ये बोला गया कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो आते हैं
बेसिकली वेस्ट के तौर पर उनमें से गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्ट कर फिर उसको बेचा जाता है। ऐसी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि मार्केट शानदार है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 तरीके की इकोनॉमी के बारे में जो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। सीधा सीधा एक बोले लीनियर टाइप की क्या है, मतलब रॉ मटेरियल लाए उसको फिर प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि जैसे मैं बोलूं ना जो है बेसिकली गन्ना खेतों में से निकाला, फिर उसमें से रस निकाल के उसका गुड़ बना दिया, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। तो यहां पर रॉ मटेरियल हो गया गन्ना, फिर प्रोडक्शन कर दिया गुड़ और उसको यूज कर लिया। तो यहां पर बोला कि नॉन रिसाइकेबल वेस्ट बच गया। यानी कि अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, जैसे कि खेत हम लोगों ने क्या किया, कच्चा लोहा निकाला, उसको पकाया, पकाने के बाद में उस लोहे का कोई हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट करने के बाद में फिर हम लोगों ने उसको फेंक दिया, उसको हम लोगों ने रिसाइकिल नहीं किया। तो ये लीनियर इकोनॉमी हो गई कि हम लोगों ने वेस्ट जनरेट करके छोड़ दिया। दूसरा क्या है, रीयूज्ड इकोनॉमी। रीयूज का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्शन किया, उसको यूज किया, कुछ उसमें से नॉन रिसाइकल बचा, कुछ रिसाइकल बना, जो रिसाइकल बना उसको रिसाइकल कर दिया, बाकी का फेंक दिया ऐसे उठा के। तो ये क्या होगी, ये रीयूज वाली होगी। रीयूज में भी पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है, रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्ट बनाया, यूज किया, फिर से कंप्लीट प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर दिया। जिस दिन इस पैटर्न पर काम करना सबने स्टार्ट कर दिया, ये समझना कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो हम लोग इमीडिएटली खत्म कर देंगे। और आने वाले टाइम में इसके ऊपर काम काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। इवन पुराने मटेरियल का यूज करके नए नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो ई वेस्ट के अंदर में आप लोगों को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल कई तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। 2019 में चाइना ने इंश्योर किया 5% और सेकेंडरी और मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जा रहा था यहाँ पर, और इसको और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है कि यानी कि रिसाइकल मटेरियल यूज करने की बात की जा रही है। तो इसी को हम भी इस्तेमाल करना अगर स्टार्ट कर दें तो बहुत ही कुछ जनरेट कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ऑलरेडी जो हमारे पास में रॉ मटेरियल ये आ गया है, इसको फिर से हम लोग रीयूज करके अपने इसको बेसिकली एक सर्कुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर हमारी जो रिपोर्ट के द्वारा। और ये 7 बिलियन की मार्केट हो सकती है, ये यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखी गई है। ठीक है, तो इसको लेकर कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। माइंड में क्लैरिटी आई कि नहीं, बताइए जरा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों को लगने वाली है और इसमें मैं आप लोगों को एक रेसिपी भी बताऊंगा जिससे कि आप लोग अपने लिए कुछ बना भी पाएंगे। क्यों, अभी आगे बात करेंगे। एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पर ये, और जीआई टैग से भी रिलेटेड न्यूज़ है। और बात की जा रही है सेलम सागो के बारे में। बेसिकली सेलम सागो, जो शब्द यहाँ पर सागो यूज़ किया जाता है, यह है साबूदाना। साबूदाने की खीर आप लोगों ने खाई होगी, खासकर फास्ट में कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग दलिया बनाते हैं तो दलिया के अंदर भी आप लोग थोड़ा सा साबूदाना अगर डाल दोगे तो दलिया जो है वो बड़ा ही बेहतरीन आप लोगों को लगेगा। कभी इसका इस्तेमाल करके देखना। ठीक है, तो ये मिक्सचर टाइप का आप लोग बना सकते हो, पर लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइट मत कर देना उसको। अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर दोगे, क्योंकि साबूदाना एक ऐसा होता है उसको रखने के बाद में वो एक अपने आप में गाढ़ा हो जाता है वो। ठीक है, इवन अगर आप लोग दूध भी बाहर रहते हो ना, दूध आप लोगों को लगता है यार क्या पानी सा दूध दे रखा है, 1 चम्मच साबूदाना डालो उसमें, दूध को गर्म करो और घुमाते रहना उसको, क्योंकि वो नीचे चिपक जाता है वरना। ठीक है, और फिर उस दूध को पीना रखने के बाद में लगभग आधे घंटे, और फिर जो है मुझे याद करना, क्या मजा आएगा देखना। इतना टेस्टी लगेगा आप लोगों को, इतना गाढ़ा दूध लगेगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों का। तो ये एक तरीके से ट्रिक है पानी वाले दूध को गाढ़े वाला दूध बनाना। तो सेलम सागो जो है उसको भी जीआई टैग मिल गया है, उसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बने तो कंफ्यूज आना नहीं है। ये तमिलनाडु से आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सेलम सागो जो है यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो पाउडर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये निकाला जाता है किससे, ये है यहाँ पर बेसिकली टापियोका। ठीक है, तो टापियोका बेसिकली यहाँ पर ये बागवानी की जाती है एक तरीके की फसल, जिससे यहाँ पर इसको निकाला जाता है और फिर यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो बेसिकली लोकली इसको यहाँ पर अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसको बुलाते हैं यहाँ पर जवारिसी। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल पर जो नाम पुकारे जाते हैं ना, जैसे आप लोग लोकल एरिया में कुछ और बोल दिया, कोई कुछ और बोल रहा है, तो कई बार लोकल नाम तक भी पूछ लेता है यूपीएससी को जब खेलने का मन होता है ना आप लोगों के साथ में, तो ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जवारिसी अगर बोले तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो जीआई टैग जो है वो यहाँ पर सेलम स्टार्च, ये बेसिकली सागो मैन्युफैक्चरर सर्विस जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली लाया गया, और ये इसी के चलते यहाँ पर इसको सागो सर्वे भी इसको बोलते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं।
थोड़ा सा डिटेल में यहां पर अब आप लोगों के सामने है कि सेलम स्टार्च और इसी के साथ में सागो मैन्युफैक्चरर और सर्विस जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो सोसाइटी लिमिटेड है, जिसको आप लोग नॉर्मल तरीके से यहां पर सागो सर्वे के नाम से जानते हैं, तो इसने रिसीव किया है जीआई टैग किसके लिए, यहां पर सेलम सागो के लिए, बेसिकली साबूदाने के बारे में आप लोग बोल सकते हैं, जो तमिलनाडु से निकलकर यहां पर आता है। ये जो पर्टिकुलर निकाला जाता है यहां पर, जैसे टेपियोका मैंने बोला, तो ये एक तरीका हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आता है, यानी कि बागवानी जो फसल होती है उसकी कैटेगरी में आता है, और 3 लाख हेक्टेयर के करीब तमिलनाडु के अंदर में ये एरिया में ये उगाया जाता है, और 60 लाख टन के करीब क्रॉप यहां पर की जाती है। ठीक है, क्लाइमेट और जो सोयल है वो वेल ड्रेन सोयल आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि इसके हिसाब की सोयल है जैसी यहां पर होनी चाहिए, और जो बारिश है यहां पर लगभग 10 सेंटीमीटर पर एनम के हिसाब से होनी चाहिए, और क्रॉप जो है वो कल्टीवेट की जाती है लगभग ये 1000 मीटर जो एरिया है वहां पर, जो हाई एल्टीट्यूड वाला, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब कहने का सीधे सीधे ये है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये क्रॉप जो है वो काफी फेमस है, जहां पर ये पर्टिकुलर आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी याद रख सकते हैं अगर क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में बने तो। ठीक है, कई बार ना जो जीआई टैग होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जीआई टैग क्या होता है, इसको आप लोग हिंदी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक आप लोग नॉर्मली से बोलते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इनके भौगोलिक संकेतक, यानी कि उस एरिया में वो चीज फेमस है और वहां से निकालकर उसको लाया जाता है। नॉर्मली ये जो जीआई टैग है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, इसके बाद में रिन्यू कराना होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे देश के अंदर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग कराना है तो उसके लिए बाकायदा एक कानून है जिसको बोलते हैं गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड इसी के साथ में प्रोटेक्शन एक्ट, ये है 1999 का। ये कहां पर लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि जीआई में बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। तो देखता हूं कौन कौन इसको एग्जैक्ट कनेक्ट कर पाता है। तो बड़ी बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार, कोई डाउट इसको लेकर आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो जीआई टैग भी आप लोगों को बता दिए इसी के साथ साथ में, और ये न्यूज भी बता दी, और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, अब डाउट मत रखना दिमाग में जरा सा भी। एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के सामने जिसको बोलते हैं अवार्ड और ऑनर वाला सेक्टर, यानी कि सम्मान और पुरस्कार वाला सेक्शन। इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से, यहाँ पर ये है बेसिकली शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में। आप लोगों को पता है कि इसरो के साइंटिस्ट ने क्या शानदार झंडे गाड़े हैं, तो हमारे देश के अंदर में अगर साइंटिस्ट को यहाँ पर किसी न किसी तरीका अवार्ड दिया जाता है तो उसको अगर ढंग से अप्रिशिएट किया जाए तो आने वाली जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं सोचेगी कि यार हमको भी इस फील्ड में जाना है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कई साल बाद यहाँ पर फिर से ये अवार्ड जो है वो सामने निकल कर आया, तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, इसका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो यहाँ पर 2022 के लिए यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये डिक्लेयर किया गया 12 साइंटिस्ट को, यानी कि जो यंग साइंटिस्ट हैं उनको ये दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखने वाली है, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, ये अलग अलग डिसिप्लिन में दिया जाता है। बात करेंगे अभी उसी के बारे में। अनाउंसमेंट किया गया यहाँ पर जब यहाँ पर 1 वीक 1 लैब वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा मिलकर। ये जो भटनागर प्राइज है यहाँ पर ये अनाउंस किया गया, बेसिकली ये अनाउंसमेंट जिसका आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो दिया जाएगा यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, अभी नाम सामने निकल कर आए हैं। तो ये 26 सितंबर को फाउंडेशन डे जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कोई ना कोई चीज किसी न किसी चीज के साथ में कनेक्टेड है, तो अगर आप लोग उसको ध्यान रखोगे तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आओगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी अगर बात करूं थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, तो ये एक लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर, जो कि 1942 में यानी कि आजादी से पहले ही बना दी गई थी, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में देखने को मिलती है, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 का है उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया है। अब ये आप लोग याद रखना कि साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसके मिनिस्टर आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो सर्च करके बताना। ये एक ऐसी बॉडी है जो अलग अलग फील्ड में काम करती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। ये सारे के सारे फील्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन भी है, जो कि यहाँ पर इसके द्वारा काम किए जाते हैं। तो काफी सारे एक लंबी चेन है यहाँ पर कुछ ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब अवार्ड के बारे में बात करूं तो शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज है यहाँ पर, यहाँ पर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पर यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, जो यंग साइंटिस्ट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए। 1958 में यानी कि सबसे पहला जो ये प्राइज दिया गया यहाँ पर करियामिनिकम जो श्रीनिवासम कृष्णा थे उनको प्रदान किया गया। ये KS कृष्णा के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं, और फिजिक्स में उनको दिया गया, यानी कि फिजिक्स में मिला। तो यानी कि फिजिक्स में मिलता है नहीं, 7 कैटेगरी में यहाँ पर ये मिलता है। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि स्टार लगाने वाली बात है।
ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन और प्लानिटरी साइंस के फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिनकी एज जो है अंडर 45, ये इसीलिए इसको यंग साइंटिस्ट अवार्ड बोला गया है क्योंकि यहां पर जिनकी एज 45 के नीचे है उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। ये आप लोग याद रखना। तो अवार्ड जो है ये कैरी करता है 5 लाख रुपए का प्राइस जो कि यहां पर दिया जाता है। इससे जो साइंटिस्ट हैं उनको फ्यूचर में और अच्छे से इसमें कनेक्ट करने का मन करेगा कि हाँ एटलीस्ट जो है, कई बार क्या होता है कि इंसान को जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर दिक्कत निकल कर आती है, वो उस फील्ड से उबने लगता है। ठीक है, कि यानी कि खर्चा भी जेब से करना पड़ रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का अवार्ड अगर आता है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज में हम लोगों ने अवार्ड के बारे में जाना, इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है क्योंकि इसके फाउंडेशन डे पर ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग यहां पर याद रखिएगा, सितंबर के महीने में इसको फाउंड किया गया, तो इसलिए यहां पर ये 26 सितंबर को आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि फिर से न्यूज में आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज आना नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, कितने अच्छे से आप लोगों ने ये न्यूज सुनी इसका पता चलेगा, मतलब मजा आया कि नहीं आया पहले तो ये बताइए। हाउस द जोश, ठंडा तो नहीं पड़ गया आते आते हैं? ठंडा नहीं पड़ना है, गर्म रहना है। ठीक है, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे। मरे हुए मन से, अदमाने मन से चीजों को नहीं सुनना है। ठीक है, द कोणार्क सन टेम्पल जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज में देखने को मिला। वो किसके द्वारा बेसिकली बनाया गया, कौन से राजवंश के द्वारा या डायनेस्टी के द्वारा? बोला गया कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी या फिर यहां पर वकाटक्स डायनेस्टी, या कोई सी नहीं है, इनमें से सही आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला गया कि ये इंक्लूड करता है बोथ रेलवे एंड रोडवेज। दूसरा बोला गया कि ये पार्ट है यहां पर किसका, पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसका पार्ट है यहां पर, तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। तसल्ली में डिस्कस किया था आप लोगों से। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। बोला गया कि इट इज कैरेक्टराइज एज ए इकोनॉमी विच रीजनरेटिव बाय द डिजाइन, और एम क्या है, क्या कि कंप्लीट अगर पॉसिबल हो सके प्रोडक्ट, पार्ट और मटेरियल को एक तरीके से रीयूज किया जा सके और रिड्यूस करता है वेस्ट, ये बोला गया। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी आप लोगों को निकल कर आती है और कहीं ना कहीं एक तरीके से जब ढंग से प्रोडक्शन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी अच्छा है। सही आंसर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, ये आप लोगों को बताना है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में बात की तो बोला गया कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस कांग्रेस के द्वारा, या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सही है बिल्कुल, अच्छे से आप लोग इसको समझ सकते हैं। रिसेंटली अभी न्यूज में थी यहां पर, ये है बेसिकली पाणिगिरी बुद्धिस्ट जो साइट है वो कौन से राज्य में लोकेटेड है, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। इसके बारे में 2-4 बातें डिस्कस करूंगा, तब तक आप लोग यहां पर इसको बताइए। सही क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आप लोगों से मैंने अभी यहां पर बात की साबूदाने के बारे में, जो कि बेसिकली जिसको जीआई टैग के बारे में बात की, तो यहां पर इसकी जो फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं टापिकोआ क्रॉप। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली टैपिकोआ जो यहां पर टैपिओआ का, ठीक है, तो ये जो क्रॉप है यहाँ पर ये किसी तरीके की मिट्टी में उगाई जाती है। तो रेड लेटेराइट लूमी सॉइल बोला गया है, और इसी के साथ में रिक्वायर है जो रेनफॉल वो 100 सेंटीमीटर। ओनली वन, ओनली टू या फिर नन, सही आंसर क्या है। सी सेट का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है, और जो सही आंसर देगा इसका मतलब है बड़ी अच्छी बात है। एटलीस्ट आप लोग हर वीक में अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट सी सेट में आप लोग की एक अच्छी पकड़ बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलते रहो। ठीक है, आंसर दीजिए इन क्वेश्चन के, तब तक देखता हूं मैं आप लोग को कुछ और, तब तक आगे बढ़ाता हूं, इनका आंसर कंप्लीट करिए। एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में भी यहां पर बात करते हैं। ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको बोलते हैं यहां पर केलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो केलादेव नेशनल पार्क जो है ये कहां पर लोकेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, मैच करने के लिए आ जाता है, तो ये राजस्थान के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। राजस्थान के अंदर में जो भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है उसके अंदर में आप लोगों को यहां पर ये नजर आएगा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर में काफी फेमस है यहां पर ये, खासकर बर्ड सेंचुरी के लिए, क्योंकि नाम भी है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यहां से आप लोग समझ सकते हैं। इसको केलादेव नेशनल पार्क या केलादेव घाना नेशनल पार्क दोनों इसी के नाम है। इसके पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी यहां पर इसी के साथ में कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं। ये डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड सेंचुरी 1971 में, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में भी यहां पर आता है। और ये केलादेव नेशनल पार्क जो है, केलादेव नेशनल पार्क जिसको आप लोग बोलते हैं, ये मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड है यहाँ पर ये, यानी कि जो इसके अंदर में आप लोगों को जो नदी देखने को मिलेगी वो यहाँ पर इंसानों के द्वारा बनाई गई है और वही मैनेज करते हैं। 230 के करीब यहाँ पर बर्ड्स जो है वो पाई जाती हैं, इसलिए इसको एक बर्ड वॉचर के लिए एक अच्छी जगह बताते हैं कि पशु जो बेसिकली पक्षी देखने में जो इंटरेस्ट रखता है वो यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है,
जो क्वेश्चन होंगे और जो टोटल क्वेश्चन आप लोगों से बेसिकली मैंने डिस्कस किए हैं वीडियो के अंदर में, मैं चाहता हूं कि टोटल क्वेश्चन आप लोग काउंट किया करें और फिर बताया करें कौन क्वेश्चन को लेकर कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोगों ने सही दिए हैं। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल जो है ये बोला गया कि जो न्यूज में देखने को मिलता है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो मैंने डिस्कस किया था। अभी यहाँ पर पीजीआई के बारे में डिस्कस किया मैंने आप लोगों से, PGII और यहाँ पर ES के बारे में। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर बोला जाए तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल बोला मैंने अभी, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है पानीगिरी जो यहाँ पर साइट है, ये बेसिकली अभी ये इसलिए भी यहाँ पर न्यूज में था, ये पर्टिकुलर जो बुद्धिस्ट साइट है क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो पर्टिकुलर बाहर अगर कोई भी हमारी जो इस तरह की जो चीजें हैं वो जाती हैं उनको हम लोग लेकर आते हैं। तो अभी न्यूयॉर्क से हम लोग इसी तरीके की स्टैचू जो है वो लेकर आ रहे हैं और ये जो साइट है बेसिकली कहाँ से कनेक्टेड है, वो पर्टिकुलर स्टैचू तेलंगाना की पानीगिरी से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज में आ गई, ठीक है। तो तेलंगाना इसका सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि इंटरेस्टिंग शब्द भी यहाँ पर यूज किया जाता है जो आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे सांची के स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे देश में, इसको तेलंगाना के अंदर में जो यहाँ पर ये पानीगिरी है इसको साउथ का सांची बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसेस के अंदर में पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने बात की अभी टैपियोका के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट नजर आएंगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है इसके बारे में, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर यानी कि सी आंसर हो गया। अगर बात करें यहाँ पर सी सेट के बारे में तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर इसका ए है, ए में डी है, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ओके। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। एक और छोटी सी बात जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूंगा, और यहाँ पर ये मैंने आप लोग कई बार पहले बोले भी है कि जो सी सेट है उस सी सेट को जैसे आप लोग अगर लेते हैं और अगर आप लोग फिर जो मेन कोर्स में अगर आप लोग जुड़ते हैं तो कोशिश ये करो कि वो महीने के एंड में मत लो, ठीक है, क्योंकि महीने का जो एंड रहता है फिर वहां पर GST वगैरह पेमेंट हो जाता है। कई सारे बच्चे ये कर रहे हैं कि पहले सी सेट का कोर्स ले रहे हैं और फिर वो GS में बेसिकली इनरोल कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स में जिसमें सी सेट भी इंक्लूडेड है। तो फिर यहाँ पर बोले कि सर वो ज्वाइन कर लिया तो प्लीज ये पैसे रिफंड कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप लोग यहाँ पर मंथ ट्रांजिशन के फेज में आप लोग आओगे, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे टाइम पर आप लोगों को आना है ताकि वो ट्रांजिशन फेज ना रहे, जिससे कि वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, वो कट होकर फिर आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोग कहता हूं, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करो और सी सेट को हल्के में लेकर कतई नहीं चलना है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन सही हुए बताइए जरा, फिर भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। आइए अब ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो एक भाषा तो जानते हैं ऑलरेडी, वो एक नेक्स्ट लैंग्वेज और अच्छे से सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो बोले आओ अंग्रेजी सीखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है कुछ शब्द, इन शब्द को अगर आप लोग लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उनको रगड़ो, घिसो, सेंटेंस बनाओ और फिर देखो ये कहीं नहीं जाएंगे। पहले यहाँ पर रिसेस्ड, इसका मतलब होता है स्थगित, किसी चीज को स्थगित करना, बेसिकली एक तरीके से निलंबित करना, इस एक तरीके से ना कहते हैं स्थगित कर दो इस चीज को, क्लोज कर दो, एक फॉर्मल क्लोजर बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एक तरीके से कि हाँ बोल दिया कि अभी इसको बंद कर दो, ठीक है। तो वो वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये है प्रोडिजियस, इसका मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत मतलब विशाल, अपार, यानी कि इंप्रेसिवली ग्रेट, किसी ने सोचा नहीं यार इतना शानदार इतना ग्रेट देखने को मिलेगा। जैसे G20 की जो मीटिंग थी इतनी शानदार इतनी ग्रेट हमारे देश में देखने को मिली, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक ही नहीं, अच्छा आप लोग खुद बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर है ये है वो मूस, इसका मतलब जल्दी से निकाल देना, फटाफट निकल जाओ, वो वाली बातें होती है, पता चला बारिश आ रही है फटाफट निकल जाओ, ठीक है। तो ये शब्द आप लोग यूज कर सकते हैं किसी चीज को बाहर निकाल देना। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कैप्चुलेट, किसी चीज के सामने एक तरीके से ना समर्पण कर देना, हथियार डाल देना, हार मान लेना, तो इसको शब्द को यूज करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। नेक्स्ट है अबेट, अबेट का मतलब उकसाना, कोई इंसान जो है वो एक तो प्रोत्साहित कर रहा है कुछ काम करने के लिए, एक है उकसा रहा है फालतू में लड़ाई करने के लिए, उन्हें चढ़े के धान झाड़ पर चढ़ा दिया सामने वाला। तो ऐसे इंसानों से हमेशा बच के रहना भाई साहब, वो जिंदगी बर्बाद करके निकल लेगा। देखो जिंदगी में ना यार ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कौन आप लोगों के पास में आप लोगों का सही फ्रेंड है और कौन जो है वो फालतू का फ्रेंड है। तो ये चीज जिस दिन आप लोगों की समझ में आ गई, आधी समस्या तो आप लोगों की उसी दिन निबट जाएगी। लोग क्या करते हैं, अक्सर ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कि हमेशा उनको नेगेटिव पाथ पर ले जाने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा आप लोगों को बर्बाद करेंगे। तो उनसे जितने डिस्टेंस बनाकर रखोगे जिंदगी में उतना ज्यादा बेटर है, ये बात कहीं पर लिख लेना, वरना ये लोग वो होंगे जो हमेशा आप लोगों को बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हुए नजर आएंगे और फिर आप लोग कहीं ना कहीं फंसा कर खड़ा कर देंगे और आप लोग बोलोगे कि यार कहाँ आ गए। अक्सर सुना है ना, बड़े बुजुर्ग घरों में बोलते हैं कि उसकी संगति में मत जाना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बोल रहा होता है, तो इसलिए सुन लिया करते हैं, ठीक है।
फिर से एक बार बता देता हूं, इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 11 बजे एग्जैक्ट जो है वो कोर्स पब्लिक हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो 1000 बच्चे हैं वो जैसे ही एडमिशन यहाँ पर इसमें कंप्लीट करेंगे, ये जो कोर्स का प्राइस है ये 4999 हो जाएगा। जैसे ही 1000 कंप्लीट हो गए तो ये 5999 होगा, और ये कोई हाथ से नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक सेटिंग है इसके अंदर में। और जैसे ये कंप्लीट होंगे ये 6999 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को किस टाइम पर कौन सा डिस्काउंट अवेल करना है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो 50% वाला चक्कर है वो भी यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा। ये आप लोग याद रखना, जिसको 50% डिस्काउंट लेना है वो है सारे ओल्ड स्टूडेंट। टेस्ट सीरीज को छोड़कर जो भी एडमिशन आप लोगों ने ले रखा है, यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, जो भी एडमिशन आप लोगों ने ले रखा है उसमें 50% डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, उसके लिए SLV 50 आप लोगों को लगाना है कोड, तुरंत आप लोगों का डिस्काउंट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय करना। बाकी डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, आज की वीडियो कैसी लगी। और बाकी इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप को अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो स्कैन कर कर यहाँ पर ये बेसिकली सेंड कर देना और थोड़ा वेट कर लेना और आप लोगों का वहां पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो यार, इसी तरीके से एंजॉय करते रहो और सिलेक्शन लेकर आओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और एडमिशन वही लेना जो सीरियस हो, फालतू में घर वालों का पैसा बर्बाद मत करना और अपना टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, पता चला एडमिशन लेकर डाल दिया और बस फिर ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्यों फालतू में पैसे खर्च कर रहे हो, कहीं अच्छी जगह लगा लेना फिर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, 11 बजे मिलते हैं एग्जैक्ट, तैयार रहना।